तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश वन रक्षक जेल प्रहरी डिप्टी जेलर भर्ती परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो है। मैथ के टॉप 50 एमसीक्यू हम यहाँ पर करने वाले हैं और ये वही प्रश्न है जो अभी रिसेंट में एमपीएसबी एपटेक के द्वारा पूछे गए हैं। एपटेक ने मार्च 2025 से एग्जाम कराना स्टार्ट किया है, तब से वो एमपी आबकारी, एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपीएसआई मेंस, ग्रुप 1, सब ग्रुप 2 इनके एग्जाम करा चुकी है। तो इनके एग्जाम में मैथ के जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको धीरे धीरे हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे होंगे। आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो किस तरह से मैथ के प्रश्नों से हमें एग्जाम में डील करना है वो आपको हम यहाँ पर बताने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम वही प्रश्न कराते हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। सिलेबस के अनुसार 100% ये प्रश्न आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। एक घन की भुजा 5 सेंटीमीटर है तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, यह आपसे पूछा गया है। टोटल सरफेस एरिया यानी टीएसए आपसे पूछा गया है। अब देखिए 125, 100, 150 से 25 क्या होगा इसका आंसर। तो आपको अगर इसका सूत्र याद होगा ना, देखो एडवांस की यही विशेषता होती है, मेंसुरेशन के प्रश्नों की यही विशेषता होती है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप देखते ही इसका आंसर लगा सकते हैं। वही ट्रिक आपको हम बताने वाले हैं। हमको पता है कि जो घन होता है उसका टीएसए का सूत्र होता है 6a²। अब देखो कैसे इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ये 6 लिखा हुआ है ना, इस 6 पर जरा गौर करो। ये 6 है, जो भी आंसर आएगा वो 6 का मल्टीपल होगा, क्योंकि 6 यहाँ पर गुणा में लिखा हुआ है। a² तो भुजा की लंबाई है। भुजा की लंबाई को अगर हम एक बार साइड रख दें तो जो आंसर आएगा वो 6 से पूरी तरह से कटना चाहिए, 6 का मल्टीपल होना चाहिए। हमारे सामने 4 ऑप्शन है, देखिए कौन सा इसमें से 6 से कट रहा है। क्या 6 से 125 कटेगा? क्या नहीं कटेगा सर। क्या 100 कटेगा? नहीं कटेगा सर। क्या 25 कटेगा? नहीं कटेगा सर। केवल एक ऑप्शन नंबर सी है 150 जो 6 से कटेगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। 6 दूनी 12, 3 6 पंचे 30, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर होगा कि तो उस घन का टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 150 वर्ग सेंटीमीटर होगा। अगर आप पूरा सॉल्व करके देखना चाहते हैं तो पूरा भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए हम जानते हैं 6a² होता है, तो 6 लिखेंगे। भुजा की वैल्यू कितनी दी है, 5 दी है, तो 5 गुणा 5, 2 बार 5 का गुणा करेंगे। 5 पचे 25, 25 छंगे 150, फिर भी वही 150 निकल के आ रहा है। लेकिन जब हमको ट्रिक पता है, अगर 6 मल्टीपल में है तो पहले 6 से डिवाइड करके देख लीजिए। डिवाइड करने पर हमको एक ही ऑप्शन मिल रहा था जो 6 से कट रहा था, तो यही हमारा आंसर हो गया है। ठीक है, इसी तरह से बाकी सारे प्रश्नों को हम सॉल्व कराने वाले हैं। यहाँ पर हमने आपको डिटेल सॉल्यूशन भी दे दिया है, ये सूत्र भी आपको याद रखना है। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखिए। प्रश्न नंबर 2 आपका सिंप्लीफिकेशन से है। 15 + 12 डिवाइड बाई 3 गुणा 2 का मान ज्ञात कीजिए। सारे प्रश्न वही हैं जो आपके एमपीएसआई, अभी सबसे रिसेंट में एमपीएसआई एमपी हेड कांस्टेबल हुआ है 2026 में, है ना। तो हेड कांस्टेबल के प्रश्नों को भी इसमें ऐड किया गया है। आपको पता है हम हर एक एग्जाम का एनालिसिस कराते हैं। तो हेड कांस्टेबल जो आपका मार्च में हुआ था, फरवरी में आपका ग्रुप 2 सब ग्रुप 1 हुआ था, उन सब के प्रश्नों को हमने यहाँ पर कवर किया है। और आप अभी तक देख रहे होंगे एमपीएसबी एपटेक ने जब से एग्जाम कराना शुरू किया है तब से जो मैथ है उसका लेवल थोड़ा सा लो आ रहा है। बहुत हाई लेवल के मैथ के प्रश्न आपको नहीं मिलेंगे। हाँ, लेकिन साइंस के प्रश्न जो हैं, साइंस और अन्य जो सब्जेक्ट है जैसे जीके जीएस है, इनके प्रश्न जो है वो आपको कठिन देखने को मिलते हैं एमपीएसबी एपटेक में, जब से एपटेक ने अपनी जिम्मेदारी संभाली है। ठीक है ना। चलिए सॉल्व कर लीजिए। हम जानते हैं डिमास कहें या फिर बॉडमास कहें, एक ही बात है। अब ब्रैकेट तो इसमें है नहीं, तो डिमास ही कह देते हैं। ठीक है, सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करते हैं। कर कीजिए डिवाइड को सॉल्व। 3 से हमने 12 को काटा, ये 4 भाग गया। उसके बाद हम मल्टीप्लाई को सॉल्व करते हैं, तो 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 4 दूनी 8 आ जाएगा। 15 ऑलरेडी 15 का 15 है, प्लस का चिन्ह बचा है, 15 और 8 को जोड़ेंगे 23 आएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों पर ज़्यादा समय गंवाने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं है भाई। जहाँ पर डिवाइड दिख रहा है डिवाइड कर दो, 3 चौक किया 12। जहाँ मल्टीप्लाई दिख रहा है मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूनी किया 8, 15 प्लस दिख रहा है 15 और 8 23 होता है। कहाँ है किसमें समय अपना खराब करना है ना। सीधे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा पूरा सॉल्यूशन, आप आराम से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दें, जैसा कि आप लोग जानते हैं अभी रिसेंट में आपका एमपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट आया है फाइनल। इसके अलावा एमपीएसआई प्री एमपीएसआई मेंस का एग्जाम हुआ है, एमबीटेड वर्ग 3 चेयर परीक्षा वर्ग 3 और आपका आबकारी का एग्जाम आया है। हमारे सुपर सिलेक्शन नोट से आपको एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न देखने को मिलते हैं। बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हुआ। रचना नामदेव जी जो 2nd रैंक लेकर के आए हैं, उन्होंने भी इन नोट से तैयारी की थी। आपको हम अपनी बहुत सारी वीडियो उनका स्क्रीनशॉट भी दिखा चुके हैं, नहीं तो आप शॉर्ट्स वीडियो में जाकर के देख लेना, वहाँ पर उनका पूरा स्क्रीनशॉट और फोटो वगैरह सब कुछ डला है। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका सिलेक्शन का शॉर्ट्स वीडियो हमने बनाया, आप करके देख सकते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने एमपी डिप्टी जेलर, फॉरेस्ट गार्ड और जेल प्रहरी के लिए कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स तैयार किए हैं।
ठीक है। ये नोट्स आपको मात्र 189 रुपए में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। लेकिन अगर आपको लगता है सर समय कम बचा है, हमको थ्योरी नहीं चाहिए, केवल जो आपने 3500 क्वेश्चन कराए हैं वो 3500 क्वेश्चन, 500 जो आपने करंट अफेयर कराए हैं वो करंट अफेयर चाहिए, तो आप ये नोट्स मात्र 129 रुपए में भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं थ्योरी भी चाहिए सर हमको, तो आपको एमपी जीके जीएस सबकी थ्योरी मिलेगी, कंप्लीट प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, कंप्लीट मॉक टेस्ट की पीडीएफ मिलेगी, 3500 के लगभग एमसीक्यू करवा रखे टॉप 100 सीरीज के अंतर्गत, वो पूरे के पूरे एमसीक्यू मिलेंगे, 500 के लगभग करंट अफेयर करा रखी पूरी 1 साल की, वो करंट अफेयर मिलेगी। एमपी करंट अफेयर अभी हाल ही कल ही हमने अप्रैल की एमपी करंट अफेयर, उससे पहले मार्च की एमपी करंट अफेयर कराई है, वो सब कुछ आपको एक साथ मिल जाएगा मात्र 189 रुपए में। कैसे प्राप्त करना है, छोटी सी प्रक्रिया, कोई ऐप वगैरह इंस्टॉल नहीं करना है। ये क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर आपको 189 का पेमेंट करना है अगर थ्योरी सही चाहिए। अगर आपको केवल एमसीक्यू चाहिए तो आप 129 का पेमेंट करेंगे। उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 पर सेंड कर देंगे। जैसे आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत की तुरंत कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स इसी नंबर से आपको सेंड कर देंगे और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, जहां पर आगे की सारी टॉप 100, सारे नोट्स, सारे प्रैक्टिस सेट, सारे टॉप 50 सब कुछ आपको मिलते रहेंगे। ठीक है। इसके अलावा अस्पताल सहायक की जो है आपका एग्जाम 24 जून से स्टार्ट होने वाला है, इसमें भी बहुत कम समय बचा हुआ है। अस्पताल सहायक के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स बिल्कुल अकॉर्डिंग टू सिलेबस, जो सिलेबस में दिया गया है वही आपको मिलेगा। ठीक है। इसके अलावा अस्पताल सहायक का प्रैक्टिस सेट आज हमने पेपर सेट नंबर 1 कंप्लीट करा दिया है, आप लोग जाकर के देखिएगा। अस्पताल सहायक के आज हमने लगभग 50 प्रश्न करवाए हैं, जैसा आपके एग्जाम में आता है, एग्जाम वाली फीलिंग आपको वहां पर देखने को मिलेगी, तो वो वाली वीडियो भी आपको जाकर के देख लेना अस्पताल सहायक के। तो अस्पताल सहायक के कंप्लीट नोट्स, प्रैक्टिस सेट, एमसीक्यू मात्र 128 रुपए में आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वही प्रक्रिया है, इसी क्यूआर पर आपको 128 का पेमेंट करके नीचे लिख देना अस्पताल सहायक के कंप्लीट नोट्स एमसीक्यू, आपको तुरंत की तुरंत नोट्स और एमसीक्यू सेंड कर दी जाएंगे और व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, जहां पर आपको आगे के सारे नोट्स और एमसीक्यू मिलते रहेंगे मेरे भाई। ठीक है। चलिए, सारी बातें समझ में आपके आगे होंगी। दोनों नोट्स लेना चाहते हैं आप दोनों नोट्स ले सकते हैं, एक लेना चाहते हैं एक ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है। बाकी अगर कोई किसी प्रकार की समस्या हो रही हो, इसी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप वहां से फोन पे नंबर भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, अब प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग पूछा गया है। प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं हैं, उनका योग बता दीजिए। अब अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, तो आपको पता है प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो कि केवल खुद से कटते, मतलब कि खुद से ना कटते, या तो वो 1 से कटेंगे या फिर खुद से कटेंगे। शुरुआत कहां से होती है, तो शुरुआत इनकी 2 से होती है। अब 1 को ना तो प्राइम माना जाता है ना को प्राइम, कुछ नहीं मानते, 1 को 2 से हम शुरुआत करते हैं। अब 2 से ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जो केवल खुद से कटती हैं और 1 से कटती हैं, तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। क्या ये 5 हो गई, प्लस लगा लीजिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 संख्या हो गई। इन्हीं का आपसे केवल योग पूछा है, बताइए। लेकिन 9, क्या आप 9 को जानते हैं? 9 तो अभाज्य संख्या नहीं है सर। क्यों 9 तो 3 से कट जाती है, तो 9 नहीं आएगी, तो फिर क्या आएगा, 11 आएगा। ठीक है ना। अब प्राइम नंबर वही होते हैं जो केवल खुद से कटते हैं। इनको जोड़ लो, तो 3 2 5, 5 और 5 10, 10 7 17, 17 और 11 कितना हो जाएगा, 17 और 11 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से आपको बता देते हैं, प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जो या तो 1 से कटेंगे या फिर खुद से कटेंगे और किसी से नहीं कटेंगे। तो 1 को हम नहीं मानते हैं, 0 और 1 को ना तो प्राइम मानते हैं ना को प्राइम मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। ठीक है। शुरुआत कहां से करते हैं, 2 से करते हैं। अगर आपसे पूछी जाए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो 1 मत लगा के आना, 2 लगाएंगे। ठीक है। 2 के बाद में कौन सी आएगी, 3 आएगी, 3 के बाद में 5 आएगी, 5 के बाद में 7 आएगी, लेकिन 7 के बाद में 9 नहीं आ पाएगी। क्यों नहीं आ पाएगी, भाई 9 तो 3 से कट जाती ना, हमने कहा केवल खुद से कटनी चाहिए, तो फिर क्या लेंगे, 11 लेंगे, इन सबको जोड़ेंगे, 28 हमारा आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए आएगा, एमपी आबकारी में पूछा गया था। ये रहा पूरा सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4 देखिए। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, वही आपका सिंप्लीफिकेशन का ही प्रश्न है। कह रहे हैं कि 569 गुणा 569 माइनस 431 गुणा 431, इसका मान बता दीजिए, सॉल्व करके क्या होगा। अब इसका गुणा करने मत बैठ जाना, इसको जरा गौर से देखो तो आपको ये नहीं दिख रहा है, अगर हम इसको ए मान लें, इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, इसको बी मान लें, भाई सेम दिख रहा है ना, तो ए बी मान सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो सर सूत्र बन गया, ये तो सूत्र बन गया ना सर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान सर ऐसा होता है, एक बार प्लस कर दो और एक बार माइनस कर दो, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, और इन दोनों का गुणा कर दो सर, यही आंसर हो जाएगा। अच्छा चलो करके देख लेते हैं क्या दिक्कत है। तो हमने क्या किया, 569 को और 431 को एक बार हम जोड़ लेंगे और एक बार घटा देंगे। तो 9 और 1 पहले जोड़ लेते हैं, 9 और 1 10, 6 3 9 1 10, हासिल 1, 5 4 9 1 10, ये तो 1000 आ गया। अब तो और भी सिंपल हो गया, अब जो घटा करके आएगा उसमें 3 जीरो बढ़ा देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। चलो तो ये हमने जोड़ लिया, इसको साइड लिख देते हैं। उसके बाद में 569 माइनस 431 कर देते हैं सर। 9 में से 1 गई 8, 6 में से 3 गई 3,
अब जैसे ही आपको 38 दिख गया, उसमें आपको आगे 3 जीरो लगाना ही पड़ेगा गुणा करने के बाद में, तो आगे करने की आवश्यकता नहीं है। जहां पर 38,000 आ रहा हो हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है जिसमें 1,38,000 आ रहा है। अब पूरा सॉल्व करना चाहो तो पूरा भी सॉल्व कर सकते हो भाई, 5 में 4 घटा दो 1 आ जाएगा, 1,38,000 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में। सूत्र बनता है हमेशा और बहुत सिंपल सूत्र बन जाएगा। देखने में जो चीज कठिन लग रही है ना, वो आपको एग्जाम में इस तरह से घुमा करके दी जाएगी अगर सॉल्व करेंगे आप, अगर डरेंगे नहीं। भाई इस बार माइनस मार्किंग का सिस्टम है तो लोग डरते हैं, लेकिन डरना नहीं है। ठीक है, तो एक बार सॉल्व करके देख लेना, मन में कसक नहीं रहनी चाहिए कि ये वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व नहीं किया था। ठीक है, आगे समझ में। ये पूरा सॉल्यूशन दिया है, आप देख सकते हैं। नंबर 5 देखिए, नंबर 5 है 0.001 डिवाइड बाई 0.01 का मान क्या होगा। देखो वैसे तो आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो कि ऊपर दशमलव के बाद में 3 अंक हैं और नीचे दशमलव के बाद में 2 अंक हैं, तो नीचे 10 आएगा और ऊपर 1 आएगा। 10 का 1 में भाग देंगे तो 0.1 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं करना है, आपको पूरा सॉल्व करना है, तो आप क्या करेंगे, तो 0.001 लिखिए, उसके नीचे 0.01 लिखिए। ठीक है, अब दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितना 3 जीरो बढ़ जाएगा, 1 2 3, और यहां से दशमलव हटाएंगे ऊपर कितना 2 जीरो बढ़ जाएगा, 1 2। अब काटा पीटी कर लो तुम, 1 2 1 2, 1 से ये वाला भी 1, बस इतना ही होगा। ठीक है ना, हाँ ये 1 जीरो बचा रह जाएगा, जिसका 1 में गुणा हो जाएगा तो ये 10 हो गया और ऊपर 1 बचा है। अब 10 का 1 में भाग देंगे तो वही आपका 0.1 ही निकल के आएगा। नहीं तो आप बस सीधे जीरो कैलकुलेट कर लीजिए, उसी से आंसर आ जाएगा। यहाँ दशमलव के बाद में 3 जीरो है, यहाँ दशमलव के बाद में 2 जीरो है, यानी कि 1 जीरो बचेगा, वही 10 का भाग दे देंगे तो 0.1 आंसर आ जाएगा, है ना। ये पूरा सॉल्यूशन कर दिया, आप देख लेना। 6 नंबर पर चलते हैं। 6 नंबर कह रहा है किसी संख्या के वर्ग में 31 जोड़ने पर 392 प्राप्त होता है, वो संख्या बताइए। अब ऐसे प्रश्नों में आप उसको पूरा x मान के सॉल्व करने मत बैठ जाना, ठीक है ना, नहीं तो फिर समस्या हो जाएगी। जरा सा काम रहेगा, अगर x मान गए तो आधा घंटा नहीं लेकिन 10 मिनट तो तुम्हारा खा ही जाएगा। ठीक है, अपन सीधे ऑप्शन को ही करके देख लो ना, क्या कह रहा है भाई, किसी संख्या के वर्ग में 31 जोड़ना है। संख्या छोटी छोटी दी है, 17 का वर्ग कितना होता है सर, 289 होता है। ठीक है, 31 जोड़ो, 9 1 10 आ रहा है और हमारा आंसर कह रहा है कि 92 प्राप्त होना चाहिए, 2 तो नहीं आ रहा है, तो 17 गया, हटाओ 17। अब 17 नहीं चेक करेंगे पूरा। 18 का वर्ग 324 होता है सर, 31 जोड़ ले, अगर 392 आ जाए तो हमारा आंसर आएगा। 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, जब यूनिट डिजिट 5 आ रहा है, हमको तो 2 चाहिए, तो 18 भी गया 17 भी गया। 19 कर लेते सर, 19 का 361 होता है। ठीक है, इसमें 31 जोड़ लो, 31 जोड़ेंगे 1 और 1 2 हो जाएगा, 6 और 3 9 हो जाएगा, 3 का 3 392 लो, 19 ही हमारा आंसर आ गया। बताओ आ गया कि नहीं आ गया। अगर x मान के करने बैठते तो बहुत समय लग जाता। ठीक है, हालांकि हमने x मान के ही सॉल्व करा दिया है। अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो देखिए हमने सॉल्व भी कराया है, आपको x मान के आप सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन ये टाइम खींच जाएगा, है ना। सॉल्व करना चाहें तो आप इसको देख करके सॉल्व कर लेना। मेरा यही मानना रहेगा कि आप ऑप्शन के थ्रू जाइएगा। 7 नंबर देखिए, ये देखिए एमपी पुलिस का प्रश्न है, कह रहे हैं कि x%, देखिए x% ऑफ 250 बराबर 5 है, तो x की वैल्यू बताइए। ठीक है, बता देते हैं सर। वैसे x की कोई वैल्यू होनी नहीं चाहिए जिंदगी में, ठीक है ना, जिंदगी में x की कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो तो x लिख दो, परसेंटेज हटाओ, नीचे 100 लगा दो। ठीक है, ऑफ की जगह पर गुणा लगा दो, 250 लिख दो और यहाँ पर लिख दो 5। सॉल्व कर लो भैया, 25 चौके 100 होता है, 25 दाम में 250 होता है। 5 से काटेंगे 10 को 2 बार जाएगा, 2 से 4 को काटेंगे 2 आएगा, और जब इस 2 को बराबर की उस तरफ ले जाएंगे तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ पर x बचेगा, x बराबर 2 आ गया। यानी कि जिस x की तुम बात कर रहे थे उसकी वैल्यू 2 पैसे के बराबर है। ठीक है ना, तो x की वैल्यू 2 के बराबर, ठीक है ना, तो 2 आंसर आ जाएगा। बाकी आप सॉल्व करना चाहते हैं तो हमने सॉल्व करके पूरा बता दिया, आप सॉल्व भी करके देख सकते हैं ना, ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, 50 प्रश्न करना है, बहुत टाइम हो जाएगा ना। चलिए, आप तो भाई ऑफलाइन देख रहे हैं, पीछे करके भी देख सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, ध्यान रखना होल नंबर पूछ रहा है, होल नंबर की शुरुआत 0 से होती है। ठीक है, प्राइम को प्राइम नहीं पूछ रहा है, होल नंबर पूछ रहा है। ऐसे प्रश्नों को बहुत जल्दबाजी में लोग गलत करके आ जाते हैं, इसीलिए इस बीच को प्रश्न देता ही देता है। एप्टेक इस प्रश्न को जरूर देगा, होल नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, यहां से प्रश्न जरूर पूछेगा, क्योंकि ये प्रश्न देखने में सरल है लेकिन इतना प्रेशर रहता है एग्जाम का कि गलत करके ही आते हैं। ठीक है ना, तो शुरुआत होल नंबर की 0 से होती है। कह रहा है सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो 0 1 2 3 4, होल माने संपूर्ण, होल माने संपूर्ण, तो संपूर्ण तो 0 भी होता है ना, तो 0 से शुरुआत करेंगे। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़िए, इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 3/4। ठीक है सर, 3/4 प्लस 1/2, ओके 1/2 लिख लिया, माइनस 1/4, बता दीजिए क्या होगा। सॉल्व करके देख लेते हैं, एलसीएम लेंगे, 4 आएगा, ये 3 हो जाएगा, 4 का 4 में डिवाइड दिया एक बार, 1 का गुणा 3 में किया 3 हो गया, 2 का 4 में गुणा किया 2 बार, 2 का 1 में गुणा किया तो 2 आ जाएगा, 3 + 2 माइनस 4 का 4 में गुणा करेंगे एक बार, 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 आएगा, तो 3 और 2 5,
5 में से एक गई 4, 4 ऊपर 4 नीचे, काट दिया, एक आंसर, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर। ठीक है, फटाक से 2-3 स्टेप की बात है, जल्दी से आप इसको निपटा लेंगे। चलिए 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर है, कह रहे हैं कि देखो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको बता दें ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है, थोड़ा सा दिमाग लगा लेंगे। अगर इसको पूरा सॉल्व करने बैठेंगे तो समय खींच जाएगा। कह रहे हैं कि x प्लस वाई बराबर 10 है, ठीक है, x प्लस वाई बराबर 10 दे रखा है, अच्छी बात है, और x इंटू वाई बराबर 21 दे रखा है, ठीक है। कह रहे हैं कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का मान बता दीजिए, ठीक है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं कि हम उनको जोड़ लें तो 10 आ जाए और उनको गुणा करें तो 21 आ जाए। जल्दी से दिमाग लगाओ। 5 और 4 है क्या? नहीं सर, 5 का 4 से गुणा करेंगे 20 आएगा, 21 कह रहे हैं। अच्छा, 3 और 7 हो सकती हैं क्या? हाँ सर, देखना 3 और 7 को अगर हम जोड़ेंगे तो वो तो 10 बन जाएगी, ठीक है। गुणा करेंगे 3 गुणा 7 करेंगे तो 21 बन जाएगी। अरे सर, यही तो है वो संख्या 3 और 7, ये दो संख्याएं हैं जो इसको सेटिस्फाई कर रही हैं। तो बस 3 और 7 को लेकर के चलेंगे, अब कुछ भी नहीं करना है। हमको पता चल गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछ रहे हैं, तो जो बोला वही निकाल देंगे। एक्स का मान मान लेंगे 3 और y का मान मान लेंगे 7, दोनों को जोड़ेंगे 10 आएगा, गुणा करेंगे 21 आएगा। एक्स स्क्वायर कह रहा है, ठीक है, एक्स का स्क्वायर कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। 49 और 9 दोनों को जोड़ेंगे 58 आ जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अब आप कहोगे सर आपने ऑप्शन दिखाया नहीं, इतने एक्साइट हो गए थे ना, एक्साइटमेंट में आपको ऑप्शन नहीं दिखा पाए, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, सीधे ऑप्शन के थ्रू जाना, एक्स वैक्स मत मानना, और आपके एग्जाम में ऐसा ही दिया जाएगा जो सेटिस्फाई करेगा। ऐसे कह देंगे भाई 15 है, ठीक है, एक्स प्लस ऐसे करेंगे x गुणा वाई का मान 15 है और x प्लस वाई का मान 18 है। तो अब आप बता दो कि x प्लस वाई का मान 8 है, तो अब आप बता दो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होगा। तो बस आप थोड़ा सा जरा सा दिमाग लगा लेना कि x और y का गुणा करें 15, तो ये तो 3 और 5 आ रहा है, ठीक है। x और y को जोड़े 8, तो 5 और 3 को जोड़ रहे हैं 8 आ रहा है। अरे भैया 5 और 3 पे काम चल रहा है, तो बस 5 का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर करो, माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से घुमा फिरा करके 4 से 5 प्रश्न जो हैं इसी पैटर्न पर बना करके एमपी पुलिस कांस्टेबल में 4 से 5 बार ऐसे प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। तो बस थोड़ा सा आप दिमाग लगा लेना, अगर तुम x मान गए तो वो फिर x तुमको डुबा देगी, ठीक है ना। अब कौन से x की बात कर रहे हो सर, अब वो तुम अपना सोचो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर हम यहां पर बात करेंगे। अब एवरेज एंड परसेंटेज के प्रश्न 11 से 20 तक में हम बात करेंगे, ठीक है। देखिए कह रहे हैं 11 नंबर का प्रश्न है कि यदि 20 संख्याओं का औसत 40 है, ठीक है, प्रत्येक संख्या में 15% की वृद्धि करते हैं तो नया औसत क्या होगा। अब तुम औसत निकालने मत बैठ जाना ऐसे प्रश्नों में, बताओ सॉल्व कर लो फिर बताते हैं। ऐसे प्रश्नों में औसत निकालने मत बैठ जाना। भाई कह रहे हैं 20 संख्याओं का औसत 40 है, प्रत्येक संख्या में 15% की वृद्धि कर रहे हैं। भाई जब प्रत्येक संख्या में तुम 15% की वृद्धि कर रहे हो तो औसत में भी तो 15% की वृद्धि हो जाएगी। तो बस कुछ नहीं करना है, इस 40 में 15% की जो है वृद्धि कर दो, ठीक है। तो अलग अलग निकाल लो, 40 का 10% निकालो, कितना आएगा, 4 आएगा, यानी एक बार तो तुमको 4 ऐड करना है। फिर कह रहे 40 का आप क्या बचा, 10 तो निकाल लिया, 5% बचा है। तो 40 का जब 10% 4 होता है तो 5% तो इसका आधा हो जाएगा ना, 4 का आधा 2 होता है, तो 4 और 2 कुल मिलाकर के 6 बढ़ा देंगे, तो 40 में 6 जोड़ेंगे 46 हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर आप वैसे चाहो डायरेक्ट तो 40 का 115% निकाल लेना, तो वही आपका 46 ही निकल करके आएगा, ठीक है ना। तो ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर से बता दें, फिर से समझो। कह रहे हैं 20 संख्या का औसत 40 है, 15% की वृद्धि हम हर संख्या में करते हैं। अगर हर संख्या में कर रहा है तो भाई एवरेज में भी उतनी ही वृद्धि होगी, ठीक है। ऐसी लंबाई में भी करता है कि 1-1 सेंटीमीटर की लंबाई हर संख्या में बढ़ा दे रहे हैं, तो भाई एवरेज भी 1 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा, है ना। तो देखो अब 40 का भी 15% ही बढ़ेगा, तो 40 का 15% निकाल लेंगे और 40 में ही जोड़ देंगे। तो पहले हम 40 का 10% निकाल लेते हैं, तो ये तो सबको पता भाई 40 का 10% 4 होता है, ठीक है। लो निकाल के दिखा देते हैं भैया, काहे समस्या करो। 0 से 0, 0 से 0, 4 हो गया। अगर 40 का 10% 4 होता है तो 40 का 5% कितना होगा, 4 का आधा ही तो होगा भाई। 10 का आधा 5 होता है, 5 ही तो निकालना है, तो 4 का आधा 2 होता है, तो 4 और 2 टोटल 6 हो गए। अब इस 6 को इस 40 में जोड़ दो, लो आपका जो है आंसर 46 आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। बाकी डिटेल सॉल्यूशन हमने यहाँ पर दे दिया है, आप चाहें तो ये a + b AB/100 से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए 12 नंबर पर चलते हैं। ये देखिए 12 नंबर, एक कक्षा में 60 छात्र हैं जिनका औसत वजन कितना है, 40 किलोग्राम है। 10 नए छात्र आने से औसत वजन 42 किलोग्राम हो जाता है। ध्यान रखना, बढ़ नहीं जाता है, हो जाता है। तो भाई नए छात्र का कुल वजन कितना है, टोटल पूछ रहे हैं कि जो नए छात्र आए हैं ना उनका टोटल वजन कितना हो जाएगा। चलिए ये 4 ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से देख लीजिए ऑप्शन। आप लोग सॉल्व करना चाहे तो सॉल्व कर लो, नहीं तो हम करा देते हैं। देखो ऐसे में क्या करेंगे, इनका गुणा कर लो, 60 और 40, पहले वाली एवरेज निकाल लो। तो 60 और 40 बड़ी सिंपल सी गुणा है, 6 चौक 24 सर, 2400 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
ये हो गया। 10 नए छात्र आने से औसत 42 किलोग्राम हो गया। अब 10 नए छात्र आ गए तो टोटल छात्र कितने हो गए? 60 पहले थे, 10 अब आ गए तो 70 हो गए। ठीक है, कितना हो गया? 42 हो गया। ओके, अब 70 और 42 का गुणा करो, तो 70 और 42 का जब आप लोग गुणा करेंगे तो ये आएगा 2940। ठीक है, अब कह रहे हैं कि ये बताओ जो नए छात्र आए ना उनका सबका वजन कितना है? कोई दिक्कत नहीं है, जो नए छात्र आए हैं वो इनका डिफरेंस ही तो है, तभी तो वजन बढ़ा है। तो 2940 में से 2400 को घटा दो, तो यहाँ पर घटा के देख लेते हैं। लो, 2940 में से 2400 को घटा दो। 2400, वैसे लास्ट में 40 आ रहा तो आपका अपने आप ही आंसर आ गया। लास्ट में 40 आ रहा, देखो कौन से ऑप्शन में लास्ट में 40 है, तो ये 540 ही हो जाएगा। घटा के देख लो, 9 में से 4 गए 5, 540। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा इसका डिटेल सॉल्यूशन, आराम से देख लेना। चलो 13 नंबर पर चलते हैं। कह रहे हैं, हाँ ऐसे प्रश्नों को ध्यान रखना, ये प्रश्न बहुत सरल है, देखने में थोड़ा सा कठिन लग रहा है लेकिन ये बहुत सरल प्रश्न है। कह रहे हैं कि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी होने पर उसकी बिक्री में 25% की वृद्धि हो जाती है, राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले एक बात ध्यान रखना, एक नियम ध्यान रखना कि अगर कहीं पर 20% की पहले कमी हो, ठीक है, फिर 25% की वृद्धि हो, तो हमेशा जो अंतर आएगा वो 0% आएगा। याद रखना। सर क्यों आएगा ये तो बता दो, आपने तो बता दिया, ऐसे थोड़ी होता है। याद हम रख लेंगे, लेकिन ऐसा होता क्यों ये तो बता दो। तो बता देते हैं भैया, काहे परेशान हो रहे हैं, हम बैठे हैं ना। देखो कह रहा है कि 20% की कमी हो रही है। 20 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 20 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है। ठीक है, यानी कोई चीज 5 रुपए में थी, एक कम हो गई है भाई, एक कम होगी कितनी हो गई है? 4 हो गई है। ठीक है, दूसरे में क्या कर रहे हैं? उसकी बिक्री में 25% की वृद्धि हो जाती है। 25 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? सर 1/4 होती है। यानी कोई संख्या पहले 4 थी, एक की वृद्धि हो गई है, तो 4 में 1 जोड़ा तो 5 हो गई है। अब लो भैया 20 ही आएगा। 5 और 4 का गुणा करोगे 20, और 5 और 4 और 5 का गुणा करोगे 20। पहले भी 20, अब भी 20, कोई अंतर नहीं, 0 आंसर। ठीक है, तो ध्यान रखना है। अब आप कर सकते हो ना आराम से। अब आप ध्यान रखना कि अगर 20% की पहले कमी करें और 25% की वृद्धि करें तो अंतर 0% आएगा। सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है, और हमने सॉल्व करके आपको बता भी दिया है। a + b ab/100 सबको आता है, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कह रहे हैं कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 24 है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? जब भी आपसे औसत बोला जाए तो औसत हमेशा बीच की संख्या होती है। कह रहे हैं कि सम संख्याओं का औसत 24 है, संख्याएं 5 हैं, औसत मतलब बीच की संख्या, तो हमने 24 को यहां पे लिख दिया। अगर 5 संख्याएं हैं तो बीच की संख्या 24 है, तो वो तीसरी संख्या होगी। 2 उसके इस तरफ होंगी, 2 उसके इस तरफ होंगी, तो कर लेते भैया। 24 के बाद में अगली सम संख्या कौन सी होगी? 26 होगी। 26 के बाद में अगली कौन सी होगी? 28 होगी। अब देखो, तो सबसे बड़ी पूछी है तो सबसे बड़ी अपनी 28 हो गई। अगर सबसे छोटी पूछता इनमें से तो 24 से पहले 22 और 22 से पहले 20, तो 20 हमारा सही आंसर हो जाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर देखिए। 15 नंबर है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए। एक छात्र को 150 अंक मिले और वो 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। बेचारा 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, 30 अंक और मिल जाते तो पास हो जाता। बताइए अधिकतम अंक कितने हैं? देखो ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे, एमपी आबकारी का प्रश्न है, बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है। देखो इसको सॉल्व करने के लिए कह रहे भाई उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए थे, यानी कि 40% अंक उसको पास होने के लिए चाहिए, लेकिन बेचारे को 150 अंक मिले हैं, 30 अंक से फेल हुआ है। अगर ये 30 अंक इसको मिल जाते ना तो ये पास हो जाता, यानी कि इसको अगर 30 अंक मिल जाते तो इसके नंबर 40% के बराबर आ जाते। तो दे देते हैं ना, क्या दिक्कत है? दे दो भैया, अपने हाथ में दे दिया, 30 दे दिया इसको, तो ये 180 हो गया। अब पास हो गया, पास हो गया मतलब उसके 40% अंक आ गए अब, यानी 40% की वैल्यू 180 है। कह रहे हैं कि पूरे 100% की वैल्यू बता दो। अब बता देंगे भैया, 40 की अगर 180 है तो एक की कितनी हो गई? 180/40। पूछा कितने की? 100 की, तो लो 100 की गुणा कर दे रहा है, कहाँ दिक्कत हो रही है? 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, 2 से काट दो, 90 बार जाएगा। और अब आप गुणा कर दो 90 और 5 का, 90 और 5 का 9 पंचे 45, 450 आएगा, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। यह हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये रहा पूरा डिटेल सॉल्यूशन, आराम से देख लेना बैठ करके, है ना। चलो आगे बढ़ लेते हैं, 16 नंबर देखते हैं। देखो 16 नंबर कह रहा है 3 संख्याओं का औसत 70 है। पहली संख्या दूसरी की दोगुनी है, दूसरी संख्या तीसरी की दोगुनी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है ये बता दीजिए। तो चलिए इस प्रश्न को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। आपको इस प्रश्न को आराम से हिंदी और, हाँ एक काम और करना, हिंदी और इंग्लिश दोनों में देख लिए करना, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हिंदी में कुछ और लिखा होता है और इंग्लिश में कुछ और लिखा होता है। ठीक है, तो दोनों में आपको देख लेना है। चलो सॉल्व करते हैं। अब देखो हम इसमें मानेंगे, सबसे पहले हम ये मानेंगे कि मानो भैया तीसरी संख्या जो है ना उसको x मान लेते हैं। अगर तीसरी संख्या x है, ठीक है, तो कह रहे हैं कि जो पहली संख्या है ना वो दूसरी की तो दोगुनी है, और दूसरी संख्या वो तीसरी की दोगुनी है। तो भाई दूसरी संख्या अगर पहली x है तो दूसरी कौन सी हो जाएगी? 2x हो जाएगी, 2x हो जाएगी। और तीसरी कह रहे हैं कि पहली संख्या जो है ना वो दूसरी की भी दोगुनी है, तो ये 4x हो जाएगी।
ठीक है, ये 4x हो जाएगी। ठीक है ना। पहले यहाँ पर आप एक काम और कर लो, पहले इसका औसत निकाल लो, औसत का योग निकाल लो। कह रहे 3 संख्याओं का औसत 70 है। अगर 3 संख्याओं का औसत 70 है तो टोटल योग कितना हो जाएगा? 70 गुणा 3, ये पहले निकाल के रख लो। 70 गुणा 3 ये हो जाएगा 210, यानी कि टोटल जो होगा ना, टोटल जो होगा वो 210 होगा। ठीक है। अब हमको संख्या मिल गई है, हमने तीसरी x मानी, दूसरी 2x हो गई और पहली जो है 4x हो गई। इन तीनों को जोड़ लो। इन तीनों को जब हम जोड़ेंगे तो इन तीनों का जोड़ 210 के बराबर आएगा। क्यों? यहां से हमने औसत को हमने योग में कन्वर्ट कर लिया है। अगर औसत को योग में कन्वर्ट करना हो तो बस उसका गुणा कर दो जितने की बात की है। 70 की बात की है, 3 संख्याओं की बात की है, तो 70 तियां 210 हो जाएगा। अब जोड़ लो। यहां पर हमको संख्या मिल गई है, यहां पर हमको योग पता है, x का मान निकाल लो, जो पूछे उसमें रख दो। जोड़ो, 4 2 6, 6 और 1 7, 7x की वैल्यू 210 हो गई है। तो x की वैल्यू कितनी होगी? 7 से काटो, 7 तियां 21, x की वैल्यू 30 आ गई। ठीक है। अब क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो भैया एक तो 4x है, एक 2x है, एक x है। सबसे बड़ी कौन सी दिख रही है आपको? सर 4x दिख रही है। तो 4 गुणा x की वैल्यू कितनी है? 30। तो 4 गुणा 30 करेंगे तो 120 आएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम इन प्रश्नों को सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है मेरे भाई, चलो आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। देखो यहाँ पर सॉल्यूशन भी दे दिया, परेशान नहीं होना कि सर सॉल्यूशन कहाँ है, सॉल्यूशन नीचे लिखा हुआ है। ठीक है। जब आप नोट्स लेंगे तो नोट्स में आपको ये पूरा पीडीएफ इसकी मिलेगी, तो आप आराम से वहाँ पर भी बैठ करके लगा सकते हैं। कह रहे हैं ए का 50%, ए का पूरा दिखा दे आपको, नहीं आप कहोगे सर आपने पूरा ऑप्शन तो दिखाया नहीं, हम सॉल्व कर सकते थे। लो भैया सॉल्व करो। ठीक है, देख लो ऑप्शन दिख गए ना अच्छे से। चलो अब हम सॉल्व करते हैं। कह रहे हैं कि यदि ए का 50%, यानी ए का 50%, 50/100 कर दो। ठीक है ना, जिससे कोई कंफ्यूजन ना रहे। बी के 30% के बराबर है। ठीक है, 30/100 कर दो। कह रहे हैं कि ए रेशियो बी बता दो। बता देंगे भैया, क्या दिक्कत है? 100 से पहले 100 खत्म हो जाएगा, 0 से 0 खत्म हो जाएगा। हाँ सर खत्म हो जाएगा। अब यहां पर बचा ए। ठीक है, इस बी को हम उठा करके यहाँ ले आए नीचे, क्योंकि हमें A/B बताना है। तो ये बी यहाँ पर आ जाएगा। बराबर में क्या बचेगा? ये 3 कहेगा हम नहीं हटने वाले यहाँ से भैया, हम तो अपनी जगह पे रहेंगे। तुम अपना वहाँ से आ रहे हो तो नीचे पहुँचो, अगर तुम उस तरफ से इधर आ रहे हो तो भैया नीचे पहुँचो, हम अब आगे रहेंगे। जैसे अपन वॉलीबॉल खेलते हैं ना, कबड्डी खेल रहे हैं, आगे वाली लाइन में है। ठीक है, एकदम धुरंधर है, आगे वाली लाइन में है। कोई दूसरी पाली से हमारी पाली में आना चाह रहा है तो कहेंगे भैया आगे नहीं आ पाओगे, आगे तो हमने कवर कर रखा है, नीचे जाओ। तो ये जो 5 है ना, ये इसके नीचे चला जाएगा, यानी देखो ऐसे हो जाएगा। ये पूरा अच्छे से देख लो, यहाँ हो जाएगा 3, ये 3 हटेगा नहीं, 3 ही रहेगा। ये जो 5 यहाँ से जा रहा है ना, वो नीचे चला जाएगा, तो 3/5 हो जाएगा। यानी कि आंसर होगा हमारा 3:5, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। बाकी सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो सॉल्यूशन ये दिया गया है, यहाँ पर आप सॉल्यूशन भी देख सकते हो। ठीक है, चलो नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा पीछे कर लेना भाई, ऑफलाइन देख रहे हो। अगर अभी हम एक एक प्रश्न पे ज़्यादा समय देंगे तो 50 प्रश्न कराने में 2.5 घंटे लग जाएंगे, है ना। समय आपका बहुत महत्वपूर्ण है और हमारा भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमको अगली अस्पताल सहायक की क्लास लेनी है। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। 18 नंबर देखते हैं। और मैथ है भैया, मैथ टाइम तो खींचता है, बाकी लोगों की तरह तो है नहीं कि 20 प्रश्न कराए, 1.5 घंटा तुम्हारा खराब किया और चलते बने, ये अपना काम नहीं है ना। अगर हम आए हैं तो जीके जीएस एमपी जीके कराएंगे तो 100 प्रश्न कराएंगे, 100 से कम नहीं कराएंगे। मैथ कराएंगे तो 50 कराएंगे, 50 से कम नहीं कराएंगे, है ना। वही 1-1.5 घंटे का समय वहाँ भी लगता है, वही 1-1.5 घंटे यहाँ भी लगेगा। कह रहे एक क्रिकेट खिलाड़ी का 10 पारियों का औसत 32 है। 32 अगर औसत है तो योग निकाल सकते हैं ना भाई, औसत से योग निकालना बताया ना आपको, बस खाली गुणा कर दो। गुणा किया तो ये 320 आ गया। ठीक है, अगली पारी में वो कितने रन बनाए कि औसत 35 हो जाए। अगली पारी का मतलब क्या है? 11वीं पारी में वो कितने रन बनाए कि औसत 35 हो जाए। तो भाई इसका भी योग निकाल लो, 11 गुणा 35 कर लो, क्या दिक्कत है? तो 11 गुणा 35 हमने किया, 11 पंचे 55, हासिल लगी 5 है, 11 3 33, 33 और 5 कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा, 385। तो पहले औसत 320 था, अब औसत 385 हो जाएगा। अब तुम बताओ ये कितना रन और बना दे कि इसके पूरे रन 385 हो जाए और इसका एवरेज जो है वो 35 हो जाए। तो भाई बस इसमें से अब वाले रन में से पहले वाले रन को घटा दो, तो 5 आ जाएगा, 5 में से 0 गई 5, 8 में से 2 गई 6, 65 रन और बना दे कि इसका एवरेज कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। यानी 65 रन बनाने हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर देखते हैं, पूरा सॉल्यूशन भी दिया, आप आराम से देख लेना। 19 नंबर देखो, किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर 60 शेष बचता है, वो संख्या क्या है? मैं फिर से आपसे कहूंगा, ऐसे प्रश्नों के लिए XYZ मत मानने बैठ जाना, नहीं तो भैया बहुत समय खिंच जाएगा और दिमाग खराब होगा वो अलग से। क्या करना है? सबसे पहला ऑप्शन उठा करके देखेंगे। हमने उठाया 100,
कह रहे हैं कि 100 के 60%, 100 का 60% 60 होता है, इसमें से 60 घटा दो, 60 घटाएंगे तो जीरो बचेगा भैया, 100 तो हो ही नहीं सकता, जीरो ही बचेगा। अब जीरो बचेगा तो 200 ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। अब दिमाग काम कर जाएगा, अगर यहाँ पर जीरो बच रहा है तो 100 के बाद में 200 लेके देखो और कुछ मत लेके देखो। चलो 100 के बाद में 200 लेके देख लेते हैं। ये लो, हमने यहाँ पर लिया 200, कह रहे हैं 200 के 60% में से इसका 60% निकाल लो, 60/100, ठीक है। 2 जीरो कट गए, 2 का 60 में गुणा किया 120, यानी इसका 60% कितना आ गया, 120 आ गया। अब कह रहे हैं उसके 60% में से 60 घटा दो, लो हमने 60 घटा दिया, और कह रहे हैं 60 ही शेष बचेगा। तो सही बात है भैया, 120 में 60 घटाएंगे, 60 शेष बचेगा, यानी हमारा जो संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, 200 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 क्वेश्चन आधे घंटे में हो पाए भैया, है ना, इस समझाने में समय लग जाता है। चलो थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं। क्या कह रहा है ये देखिए अगले प्रश्न में, यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत बता दीजिए। ऐसे प्रश्न आपको एमपी पुलिस कांस्टेबल में बहुत देखने को मिले थे, एमपीएसआई में भी 5-6 बार हमको देखने को मिले थे एनालिसिस में। देखो 15 वस्तुओं का सीपी, 15 वस्तुओं का सीपी 10 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। इसको निकालने का बहुत सीधा तरीका है, इसमें सीपी एसपी बन जाता है और एसपी सीपी बन जाता है। कैसे, देखिए सीपी अपॉन एसपी करो, सीपी अपॉन एसपी करेंगे तो ये वाला तो नहीं जाएगा, ये कहेगा हम जहाँ पहले हैं वही रहेंगे, हम पीछे आगे पीछे नहीं करने वाले, ठीक है, हम जहाँ हैं वही रहेंगे। तो ये 10 तो यहीं रहेगा, ये 15 बेचारा इधर से इधर आ रहा है तो 15 नीचे आ जाएगा। अब सीधे सीधे वैल्यू मिल गई, सीपी का मान 10, एसपी का मान 15। अब हमसे पूछ रहा है भाई लाभ प्रतिशत बता दो, तो लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी, ठीक है। तो 10 में से 15 घटाओ, 10 में से 15 घटाओ कितना बचेगा, 5 बचेगा, ठीक है। अब प्लस माइनस की कोई यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ती, सीधे 5 बचेगा और नीचे एस सीपी आएगा, है ना, हमेशा जो लाभ प्रतिशत होता है कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, तो नीचे सीपी आएगा, सीपी की वैल्यू कितनी है, 10 है, नीचे 10 आ जाएगा, गुणा में 100 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 5 दूनी 10, 2 से इसको काटेंगे 50% आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी में हमारे दिया गया है, ठीक है। इस तरह से आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, ये पूरा सॉल्यूशन भी आप देख सकते हैं। 21 नंबर देखिए, 150 मीटर लंबी एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, वह स्थिर खंभे को पार करने में कितना समय लेगी। देखो अगर 54 किलोमीटर प्रति घंटा, सबसे पहले इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। क्या करेंगे, 54 गुणा 5/18, अब ये मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा, ठीक है। काटा हमने 18 × 54, 5 × 15, तो ये 15 मीटर प्रति सेकंड आ गई। अब आपको मीटर प्रति सेकंड वाला हमेशा ध्यान रखना है, अगर 54 आएगा तो मीटर प्रति सेकंड में 15 हो जाएगा, ठीक है। अगर 72 आएगा मीटर प्रति सेकंड में 20 हो जाएगा। ऐसे आपको याद रखना, टिप पॉइंट पर याद होना चाहिए, तो आप इन प्रश्नों को ऐसे चुटकियों में निपटा लोगे, ठीक है। 15 आ गया, 15 आ गया भैया, अब लंबाई पूछ रहा है भाई, ट्रेन की लंबाई 150 दे रखी है, खंबे की कोई लंबाई तो होती नहीं है, तो खंबे की कोई लंबाई नहीं है, तो वो अपनी ही लंबाई को पार करेगी। स्पीड ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं 15, लोग काट दो भैया, 15 धाम 150, 10 मीटर प्रति सेकंड आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है 10 सेकंड में वो उस खंबे को पार कर लेगी, क्योंकि खंबे को पार करने में वो अपनी ही लंबाई को पार करेगी और किसी को नहीं पार करेगी, ठीक है, ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये पूरा सॉल्यूशन है, देख लेना। 22 नंबर देखते हैं। अब देखो 22 नंबर क्या कर रहा है, एक ट्रेन 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में और एक स्थिर खंबे को 5 सेकंड में पार करती है, भाई ट्रेन की लंबाई बता दो क्या होगी। तो देखो एक बात आपको ध्यान रखना, लो आप ऑप्शन देख लो, चारों ऑप्शन देख लो, नहीं फिर कहोगे सर आपने ऑप्शन नहीं दिखाया, क्वेश्चन सॉल्व करा दिया, हम तो कर सकते थे, आपने हमको नहीं दिखाया। तो ऑप्शन देख लो आप लोग पहले, ठीक है। अरे भैया गर्मी बहुत भयंकर है भाई साहब, गर्मी से बच के रहना है ना। चलो ऑप्शन देख लिया आप लोगों ने, चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। एक ट्रेन 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। देखो अगर प्लेटफॉर्म को पार करेगी ट्रेन तो अपनी लंबाई को भी पार करेगी प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी पार करेगी, है ना। तो और अगर केवल खंबे को पार करेगी तो वो केवल अपनी ही लंबाई को पार करेगी। तो खंबे को पार करते समय उसकी गति क्या हो जाएगी, गति हो जाएगी L, यानी कि खुद की लंबाई बटे में कितने सेकंड में पार कर रही, 5 सेकंड में, तो L/5 हो जाएगी, ठीक है। तो ये ट्रेन ने खुद की लंबाई, जो खुद की लंबाई थी उसको पार किया 5 सेकंड में, ठीक है। दूसरे में क्या कह रहा है कि 100 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म भी है, यानी कि खुद की लंबाई साथ साथ में 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को भी पार करेगी। समय कितना ले रही है, 15 सेकंड का समय ले रही है। दोनों को बराबर कर दो, इसको सॉल्व कर लो, यही आपका आंसर हो जाएगा भैया। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 से काटा, 15 को 3 बार गया, 3 का गुणा L में करो, कैंची का गुणा कर दो, 3 का गुणा L में किया तो ये हो गया 3L, यहाँ पर ऑलरेडी L+100 है। अब ये वाला जो L है ना वो इस तरफ आएगा तो माइनस में आएगा, तो 3L में से एक L गया तो ये क्या बचेगा, 2L बचेगा, और यहाँ पर बचेगा केवल और केवल 100। अब लंबाई आपको निकालनी है, 2 का भाग 100 में दोगे 50 आएगा, यानी ट्रेन की लंबाई 50 मीटर आ जाएगी। आराम से सॉल्व करके आप देख सकते हो, सॉल्यूशन हमने नीचे बता रखा है, ठीक है मेरे भाई। थोड़ा सा स्पीड को तेज करना पड़ेगा, माफ कीजिएगा, नहीं तो समय बहुत लग जाएगा। चलिए 23 नंबर देखते हैं। अस्पताल सहायक की क्लास का टाइम हो रहा है ना, फिर वो कहेंगे कि सर आप हमारी क्लास नहीं डालते हो, 2 दिन से उनकी क्लास नहीं डाली है। चलो
कह रहे हैं दो ट्रेनें विपरीत दिशाओं में 40 किलोमीटर प्रति घंटा 32 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं। उनकी लंबाई 150 मीटर 120 मीटर है। एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी। अब देखो ऐसे में आपको एक बात ध्यान रखना है कि जब ट्रेनें एक दूसरे को पार करती हैं यानी कि विपरीत दिशा में अगर वो चल रही हैं तो चाहे वो उनकी लंबाई हो चाहे वो उनकी स्पीड हो हमेशा जुड़ेगी। क्या होगी? हमेशा जुड़ेगी। और अगर वो एक ही दिशा में चल रही हैं तो चाहे उनकी लंबाई हो या फिर कुछ भी हो वो हमेशा घटेगी। ध्यान रखना है। हम यहाँ पर पहले स्पीड निकाल लेते हैं। हमने कहा ना स्पीड जुड़ेगी तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 32 किलोमीटर प्रति घंटा हमने जोड़ा तो ये निकला 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। हमने कहा था आपको याद होना चाहिए अगर 72 आ रहा है तो 20 आएगा और अगर 54 आ रहा है तो 15 आएगा। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। देखो एक बार फिर से आपको बता देते हैं 5/18 18 से काटेंगे 18 चौक 72 5 चौक 20 यानी कि स्पीड हमको पता चल गई। स्पीड सर होगी 20 मीटर प्रति सेकंड। अब जब हमको स्पीड पता चल गई तो बस दोनों ट्रेनों की लंबाइयों को जोड़ दो, स्पीड का डिवाइड दे दो। तो दोनों ट्रेनों की लंबाई को जोड़ देते हैं 150 और 120। भाई दोनों ट्रेनें हैं ना एक दूसरे को ही पार करेंगी तो एक दूसरे की लंबाई को पार करेंगी ना। तो जोड़ दिया हमने 150 और 120 को जोड़ा, ये हो गया आपका 270 हो जाएगा, है ना। 270 हो गया, ठीक है। अभी हमने क्या निकाला था? अभी हमने मीटर प्रति सेकंड में उनकी वो निकाली थी, क्या कहते हैं, मीटर प्रति सेकंड में उनकी स्पीड निकाली थी। तो वो कितनी निकली थी? 20 निकली थी सर। बस अब कुछ नहीं करो, 0 से 0 2 से 27 को काटो 13.5 आ जाएगी। 13.5 सेकंड में वो एक दूसरे को पार कर जाएंगी। देखो ज़्यादातर 54 हो गया, 72 हो गया, 90 हो गया, यही पूछते हैं। तो 3 तो आप याद कर ही सकते हो ना भैया। 54 है तो 15, 72 है, एक बार याद करा देते हैं, 54 है तो 15 होगी 15 मीटर प्रति सेकंड। अगर 72 है तो आपकी 20 मीटर प्रति सेकंड। अगर 90 है तो 25 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। अब देखो 90 5/18 18 पहिया 90 5 5 25 तो 25 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। ये 3 याद रखने में कोई समस्या है क्या? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना। फिर वहाँ बैठते हो सॉल्व करने के लिए, अरे भैया मीटर प्रति सेकंड में नहीं चेंज कर पा रहे हैं, बड़ी समस्या हो रही, क्या करें, है ना। तो ये समस्या यहीं पर सॉल्व कर लो, वहाँ पर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए ये सॉल्व हो गया, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सॉल्यूशन नीचे लिखा है। 24 नंबर पर चलते हैं। ये रहा 24 नंबर। एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई क्या है? 72 आ गया। 72 आया तो दिमाग में क्या आना चाहिए सर? 18 चौक 72 यानी कि आपका 72 गुणा में 5/18 सर 20 होगा। तो स्पीड हमारे दिमाग में तुरंत आ गई, 20 मीटर प्रति सेकंड स्पीड हो जाएगी, ठीक है। तो एक ट्रेन है जो 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। अब वो क्या कर रही है कि ट्रेन खुद की 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है 20 सेकंड में, यानी कि ट्रेन खुद की लंबाई को पार करेगी प्लस 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी बटे में स्पीड निकाल रखी है हमने सर 20, ठीक है। टाइम कितना लग रहा है सर? 20। लो हो गया सॉल्व। कैंची का गुणा करो, 20 और 20 का गुणा करोगे 400 आ जाएगा। यहाँ पर टी प्लस 200 हो जाएगा। लो टी का मान निकाल दो। 400 में से ये 200 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। 400 में से 200 गया, 200 आ गया। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ गया। कोई दिक्कत? ऐसे इन प्रश्नों को सॉल्व करना है मेरे भाई, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, थोड़ा सा बस आप ये 3 चीज़ें याद कर लेंगे, 72, 54 और 90, तो आप आसानी से आधे प्रश्न तो आपको ऐसे ही हो जाएगा। आधे प्रश्न तो ऐसे चलते फिरते में ही आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। चलो 25 नंबर देखते हैं। सॉल्यूशन दिया है, देख लेना। 25 नंबर, एक मिनट। देखो 2 समान लंबाई की ट्रेनें एक खंबे को 7 सेकंड 9 सेकंड में पार करती हैं और वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी यदि वे एक ही दिशा में चल रही हैं? भैया एक ही दिशा में चलेंगी तो माइनस कर देंगे, ठीक है। एक मिनट थोड़ा पानी पी लें भैया, गर्मी बहुत है भैया, एक मिनट। चलिए देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं, है ना। ऑप्शन आपको दिख रहा है। चलो कह रहे हैं कि 2 समान लंबाई की ट्रेन एक खंबे को जो है 7 सेकंड में और 9 सेकंड में पार करती हैं। समान दिशा में वो चल रही हैं। बताओ एक दूसरे को कितने टाइम में पार करेंगी। पहली बात, ट्रेन की लंबाई हमेशा जुड़ती है, चाहे एक दिशा में चल रहे हैं चाहे अलग दिशा में चल रहे हों। तो ट्रेन की लंबाई समान है, यानी इसकी भी एल है और इसकी भी एल है, तो ये हम निकाल के अलग रख लेंगे कि ट्रेन की लंबाई 2L हो जाएगी। ये साइड में रख दिया। अब कह रहे हैं कि इसकी स्पीड निकालनी पड़ेगी। स्पीड कैसे निकालते हैं, गति कैसे निकालते हैं? तो गति निकालते हैं लंबाई बटे कितने टाइम में वो पार कर रही हैं। तो पहली ट्रेन पार कर रही है 7 में, ठीक है। दूसरी ट्रेन पार कर रही है 9 में, है ना। तो अब इसका जो है स्पीड निकाल लो। 9 और 7 का एलसीएम लेंगे 63 आएगा, ठीक है भैया। 63 आ गया। काटो इसको, 7 से 63 कटेगा 9 बार, यानी यहाँ पर आ जाएगा 9L और यहाँ पर आएगा 9 7 63, 7 का L में गुणा करेंगे 7L, ठीक है। तो 9L में से 7L गया तो क्या बचा? 2L अपॉन 63। ये क्या आ गई? ये इसकी गति आ गई, ठीक है। हमसे क्या पूछा है कि वो एक दूसरे को कितने टाइम में पार करेंगी। तो जो टोटल लंबाई है और जो गति है उनका टोटल लंबाई में गति का डिवाइड दे दो तो वही उनका टाइम निकल करके आ जाएगा। टोटल लंबाई कितनी है? 2L, गति कितनी है? 2L अपॉन 63। तो बस 2L में, यानी 2L में
2l/63 का गुणा कर दो, ठीक है। तो यही आपका आंसर आ जाएगा, 2l/63 है भैया, अपॉन ये नीचे जाएगा, ठीक है। तो ये 2l से 2l खत्म हो जाएगा, 63 ऊपर पहुंच जाएगा और 63 ही हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। यही हमारा आंसर आ जाएगा। और आपको वैसे भी ध्यान रखना, 63 जब एलसीएम आ रहा है तो भैया 63 इनमें से और किसी से कटेगा नहीं, है ना। तो 63 वहीं पे आप आंसर लगा सकते थे, उसको सॉल्व करने की आगे आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन ना हो इसलिए हमने उसको सॉल्व करा दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा सॉल्यूशन भी दिया है, ठीक है। तो कोई समस्या हो तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। एक ट्रेन की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह 1 किलोमीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी यदि ट्रेन की लंबाई 500 मीटर है? ठीक है भैया, 90 आया, 25 आ जाना चाहिए तुरंत दिमाग में। 90 आया, 25, 90, 25, 72, 15, 72, 20, 72, 20, 54, 15, 90, 25, ठीक है। ये दिमाग में रहना चाहिए आपको, ठीक है। चलो बार बार इसीलिए रिपीट कराते हैं। कह रहा अब देखो, जब भी वो 1 किलोमीटर लंबे पुल को पार कर रही है और फिर खुद की लंबाई को पार करेगी तो टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी? 1 किलोमीटर का मतलब है 1000 मीटर, तो 1000 मीटर तो ये हो गया, ठीक है। 500 मीटर ये खुद की हो गई। स्पीड हमने निकाल ली, 25 ऑलरेडी निकाल के बैठे हैं। अब टाइम पूछ रहा है तो बस टाइम निकाल दो, क्या दिक्कत है भैया। 1000 और 15 को 5 को जोड़ोगे तो 1500 हो जाएगा। 1500 बटे कितना होगा? 25 है ना, 25 निकाला था ना, 90 का 25, बस इसका डिवाइड दे लो, आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। लो डिवाइड देके देख ले, 5 से काट लेते हैं, 5 3 15, 300 हो गया। 5 से काटा 5, 5 से काटेंगे 6 बार जाएगा, 60 सेकंड जो है हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 60 सेकंड, ठीक है। तो अगर आप स्पीड पहले से आपको याद रहती है, फिर से याद दिला देते हैं। 72 सबसे ज़्यादा पूछी जाती है तो 20 आएगा, इसके नीचे 90 आएगा तो 25 आएगा, इसके ऊपर 54 आएगा तो 15 आएगा। बस 15 मीटर प्रति सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड, 25 मीटर प्रति सेकंड, ये 3 याद कर लो, आधा काम आपका हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये रहा पूरा सॉल्यूशन। 27 नंबर देखते हैं। एक ट्रेन की गति जो है ना वो 20% बढ़ा दी जाए तो समान दूरी को तय करने में वो कितना टाइम लेगी? चलिए देख लेते हैं। तो पहले ये बताओ, किसी ट्रेन की गति को 20% बढ़ा दिया जाए। मान लो पहले वो चल रही थी कितने, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ठीक है। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चल रही थी, अब 120 होगी। एक काम करो, इसको फ्रैक्शन से कर लेते हैं। 20% ट्रेन की लंबाई जो ट्रेन की गति है, हाँ ट्रेन की गति 20% बढ़ा रहे हैं, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5, ठीक है। यानी पहले उसकी स्पीड कितनी थी? 5, 1 बढ़ा दी है यानी कि 6 कर दी है अब स्पीड, ठीक है। तो अब कह रहा है कि तो समान दूरी को, यानी उसी दूरी को जिसको वो पहले तय कर रही थी, पहले 1 को तय करने में 5 का समय लग रहा था, अब उसी 1 को तय करने में 6 का समय लग रहा है। तो बस अब इसी को सॉल्व कर लो। 1/6 की वैल्यू कितनी होती है? 16.66 होती है। डायरेक्ट आपको याद रहनी चाहिए, 16.66, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगर आप एक्स मान के सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ से भी कर सकते हैं। एक बार फिर से आपको बता देते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। फ्रैक्शन वैल्यू याद होगी तो आपका आधा काम हो जाएगा। देखो, एक ट्रेन की गति 20% बढ़ा दी, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है। कैसे होती है बताएं? वो भी बता देते हैं। 1/5 कैसे होती है? तो 20/100, भाई परसेंटेज हटाया 100 लगा दिया, 20 1 20, 20 5 100, 1/5 हो गई, ठीक है। 1/5 से मतलब ये है कि पहले वो 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में मान लीजिए 5 मिनट का समय लेती थी, ठीक है। लेकिन अब उसकी स्पीड को बढ़ा दिया हमने, कितने से? 1/5 से बढ़ा दिया, यानी पहले 5 मिनट का समय ले रही थी ना, एक और बढ़ा दिया हमने, यानी कि अब वो 6 का समय लेने लगी है और दूरी वही उतनी है। अब बताओ कितना समय लगेगा? 1/6 आ गया, 100 का मल्टीप्लाई कर दो और आपका आंसर निकल के आ जाएगा 16.66%, ठीक है मेरे भाई। आगे बढ़ लेते हैं। चलिए 28 नंबर देखिए। एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से 4 घंटे चलती है। यदि वह दूरी उसे 3 घंटे में तय करनी हो तो नई गति क्या होनी चाहिए? अब पहले दूरी निकाल लो टोटल। भैया 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 4 घंटे चल रही तो दूरी कितना तय करेगी? 6 चौको 24, 240 किलोमीटर दूरी तय करेगी। अब कह रहे हैं कि नहीं भैया, इसको हम 3 घंटे में पार करना चाहते हैं, ठीक है। तो 3 का डिवाइड दे दो, क्या दिक्कत है? लो स्पीड निकल के आ जाएगी, 3 8 24, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं, ये रहा सॉल्यूशन, आप आराम से देख सकते हैं। चलो 29 नंबर देखते हैं। 29 नंबर क्या कह रहा है? एक ट्रेन 120 मीटर लंबी है, ठीक है। 120 मीटर लंबी ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। उसी दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रहे व्यक्ति को कितने टाइम में पार करेगी? भाई व्यक्ति की तो कोई लंबाई होगी नहीं, है ना भाई, व्यक्ति की कोई दूरी थोड़ी है, वो अपनी दूरी को पार करेगी। तो जो 120 मीटर लंबी ट्रेन है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति चल रही है। अब 40 को चेंज करना पड़ेगा, 40 को चेंज कर लो 5/18 में, 5/18 में। चलो इसको चेंज करो, इसको चेंज करके आप लोग बताओ कि कितना निकल करके आएगा। 40 गुणा 5/18,
और इसकी गति कहाँ गई भैया, इसकी गति भी तो देखो, इसकी गति भी तो देखो, 4 किलोमीटर प्रति घंटे गति से वो भी चल रहा है, यानी इधर ट्रेन जा रही है और इधर तुम भी दौड़ लगा रहे हो, तो दोनों की स्पीड अगर एक ही दिशा में है तो माइनस होगी, तो स्पीड माइनस होकर के 40 माइनस 4 बराबर 36 हो जाएगी। ठीक है, अब 36 को चेंज कर लो, 36 गुणा 5/18, 18 दूनी 36 यानी कि 5 दूनी 10, 10 मीटर प्रति सेकंड आ गई स्पीड। ठीक है, वैसे 36 वाला बहुत कम पूछते हैं इसलिए 36 नहीं याद दिलवाते हैं आपको, फिर भी अगर आपको याद रखना है तो भाई अगर 72 का 20 मीटर प्रति सेकंड होता है तो 36 का कितना होगा, 10 मीटर प्रति सेकंड, भाई उसका आधा ही तो हो जाएगा, तो 10 याद रखो, क्या दिक्कत है। तो वही 120 मीटर लंबी ट्रेन अब 10 का भाग दे दो, क्योंकि अपन ने स्पीड तो निकाल ली ना, तो 120 मीटर लंबी ट्रेन अपनी ही दूरी को 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से कितने समय में तय करेगी, 12 का हो जाएगा, सीधे सीधे 12 आ जाएगा, 0 से 0 खत्म, 12 आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ये रहा सॉल्यूशन, आराम से आप देख सकते हैं। चलो 30 नंबर जो कि टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का, ये आपका आखिरी प्रश्न होगा, उसके बाद में अपन चलेंगे टाइम एंड वर्क की ओर। ठीक है, देखिए क्या कह रहे हैं। दो स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी, ये कोई ए है ये बी है, दो स्टेशन है, बीच की दूरी इनकी 300 किलोमीटर है। एक ट्रेन ए से बी के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, दूसरी ट्रेन बी से ए के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, दोनों एक दूसरे को कब पार करेंगे ये पूछ रहा है। तो बड़ा सिंपल सा सवाल है भाई, इसमें तो दूरी भी दे रखा है हमसे और घंटे में समय पूछ रखा है, तो भाई इसमें तो चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। अगर यहाँ पर सेकंड में पूछता तो चेंज करते, अब कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। 300 किलोमीटर की दूरी है, एक दूसरे की ओर चल रही है, यानी कि इनकी स्पीड जुड़ेगी, तो 60 और 40 जोड़ दो, कितने हो गए, 100 हो गए, 100 का डिवाइड 300 में दे दो, 3 आंसर आ गया, 3 घंटे में उड़ा देंगे, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखने में तो खतरनाक लग रहा था, अरे भैया दो स्टेशन दे रखे हैं, बीच की दूरी, और ये ना हमसे बन रहा भैया, छोड़ के निकल लो, बाद में करेंगे, और बाद में आकर अरे ये तो बहुत ही ज़्यादा सरल था। ठीक है, और कहीं छोड़ के आ गए, बाहर आज जब निकलोगे तो मुंह से ये निकलेगी, ओह ये क्या हो गया, 1 नंबर चला गया। ठीक है, और अगर कहीं तुक्का लगा दिया तो ये क्या हो गया, माइनस के 1.25 चले गए। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं करना है, सारे प्रश्नों को देखना है। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं टाइम एंड वर्क 31 से 40 तक। चलिए पहला प्रश्न देखिए क्या है, सिंपल वाला है। ए किसी कार्य को 20 दिनों में, बी उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा करता है, दोनों मिलकर के कितने दिनों में पूरा करेंगे। सिंपल वाला सवाल है, इसका एक ही जो है आपका ट्रिक होती है, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए एक ही ट्रिक होती है, कौन सी, ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी, ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी। क्या करेंगे, ऊपर दोनों का गुणा कर दो, मत करो गुणा, लिख दो वैसे का वैसा, 20 गुणा 30, नीचे दोनों को जोड़ दो, 20 और 30 50 होते हैं, 0 से 0 खत्म, 20 और 3 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 20 3 60, 60 में 5 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 12 पंचे 60, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों पर टाइम भी नहीं लगाना है अपन को। 32 नंबर देखिए, कह रहा है कि ए और बी किसी कार्य को 12 दिनों में, बी और सी उसी कार्य को 15 दिनों में, ए और सी उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं, तीनों मिलकर के उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ए और बी जो है ना वो मिल करके किसी कार्य को 12 दिन में कर रहे हैं, बी और सी मिलकर के उसी कार्य को 15 दिन में कर रहे हैं, सी और ए मिलकर के उसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में कर रहे हैं। एलसीएम लोगे 60 आएगा। ठीक है, एलसीएम लोगे तो 60 एलसीएम आ गया। अब देखो इनका टाइम निकाल लो, ये कितने समय में इसको कर सकते हैं। तो ए और बी जो है ना 12 पंचे 60, यानी इनकी जो एक यूनिट की वैल्यू आ गई, तो ए प्लस बी की एक दिन की वैल्यू 5 आ जाएगी, बी प्लस सी की एक दिन की वैल्यू 15 चौक 60 4 आ जाएगी, और सी प्लस ए की एक दिन की वैल्यू 20 3 60 3 आ जाएगी। ठीक है ना, तो अब देखो ए प्लस बी प्लस सी तीनों की वैल्यू कितनी आ गई, 5 4 9 9 3 12 आ गई। ठीक है, लेकिन क्या आपको ये नहीं दिख रहा, ये तो दो बार रिपीट हो रहा है भाई, 2 बार ए आ रहा है, ए और बी सी दो बार आ रहा है भाई, एक बार ए यहाँ आ गया, एक बार ए यहाँ आ गया, एक बार बी यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, दो बार रिपीट हो रहे हैं, तो हम यहाँ पर 2 का गुणा कर देंगे। ठीक है, अब जब 2 का गुणा करेंगे तो बस इस 2 से पहले इस 12 को खत्म करो, 2 छंगे 12, यानी कि सही जो वैल्यू होगी, जो एक्यूरेट वैल्यू होगी इनकी एक एक यूनिट की, वो 6 यूनिट निकल करके आएगी। अब कह रहे हैं कि तीनों मिलकर के उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। टोटल कार्य था कितना, 60 यूनिट टोटल कार्य था, टोटल यूनिट एक्यूरेट निकली कितनी है, जब हमने एक एक की निकाली है तो 6 निकली है, बस 6 का 60 में भाग दो, 10 दिन हमारा आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर सॉल्यूशन है आप देख सकते हैं। 33 नंबर देखो, 33 नंबर क्या कह रहा है, पूरा दिखा देते हैं, आप लोग सॉल्व भी कर लो, नहीं कहोगे सर आपने ऑप्शन तो दिखाया ही नहीं, लो ऐसे देख लो। ठीक है, बताओ, कह रहा है कि ए जो है वो कार्य के 1/2 भाग को 5 दिनों में करता है, बी उसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिनों में करता है, दोनों मिलकर के कितने दिनों में कर लेंगे। चलो सॉल्व कर लेते हैं। देखो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, देखो 1/2 भाग जो है ना 5 दिनों में कर रहा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 5 गुणा में इस 1/2 को उल्टा करके लिखेंगे 2/1, तो इसका काम निकल के आ जाएगा। तो ए का
काम कितना आ गया, ए का टाइम कितना आ गया, ए का टाइम आ गया 5 दूनी 10, यानी कि ए जो है वो 10 दिन में करता है। ठीक है, बी का भी ऐसे निकाल लो। बी क्या कर रहा है, 9 दिन में कर रहा है, देखो 9 दिनों में कर रहा है, लेकिन कितना काम कर रहा है, 3/5। 3/5 को उल्टा करके लिखेंगे तो 5/3 लिख देंगे, तो इसका दिन निकल के आ जाएगा 3 त्रिक 9। ठीक है, और इसका आ गया 5 तिहाई 15। अब तो सीधे सिंपल हो गया ना भाई ए कोई काम को 10 दिन में कर रहा है, बी कोई काम को 15 दिन में कर रहा है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। लो अब तो इसको निकाल ही लेंगे, दोनों का ऊपर गुणा कर दो, दोनों को जोड़ के भाग दे दो। 10 और 15 का गुणा करेंगे, यानी 10 गुणा 15, और नीचे दोनों को जोड़ दो, 10 और 15 25 होते हैं। निकाल लो भैया, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 2 पंचे 10, 5 तिहाई 15, 15 आंसर आ जाएगा। कहाँ पर दिया है, एक मिनट फिर से देखते हैं दिक्कत कहाँ पे हुई है। अपन ने जल्दबाजी तो नहीं कर दी, नहीं यार जल्दबाजी तो नहीं की है, दिक्कत कहाँ पे हुई है, एक बार फिर से इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। देखिए भाग देने में गड़बड़ी कर दी अपन को, मुझे ऐसा लग रहा है भाग देने में गड़बड़ी कर दी जल्दबाजी में। देखो 10 और 15 निकल के आया था ना, तो 10 गुणा 15 बटे में 10 और 15 को जोड़ो 25 आ जाएगा भैया। ठीक है, सॉल्व करके देख लो, 5 से काटो, 5 तिहाई 15, ये 5 25 25 होगा ना भैया, नीचे भी 3 से कर दिया था। अब 5 से काटो, 5 दूनी 10, 2 गुणा 3 6 आ जाएगा। ठीक है, तो आता आता सवाल ऐसे गलत हो सकता है जल्दबाजी में, तो जल्दबाजी बहुत जल्दी नहीं करना भाई, हमको तो समय थोड़ा कम है इसलिए जल्दबाजी करना है, पर आपको नहीं करना है ना। यहाँ पर सॉल्यूशन दे रखा है, देख लेना। 34 नंबर देखते हैं। देखो ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, ये दोनों मिलकर के किसी कार्य को 14 दिनों में पूरा करते हैं, तो ए अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। ये ए है, ये बी है। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, यानी ए जो है अगर बी 1 दिन में कोई काम करता है तो ए जो है 2, मतलब कि बी अगर किसी काम को करने में, एक मिनट, ए और बी, ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, यानी कि ए अगर किसी कार्य को 1 दिन में करता है तो बी उस कार्य को करने में 2 दिन का समय लगा लेता है। ठीक है, तो अब इन दोनों को जोड़ लो, इन दोनों को जोड़ो, ये हो गया, इसको एक्स एक्स मान लो, एक्स और एक्स, तो एक्स प्लस 2x बराबर 3x हो गया, और x की जगह पर 14 दिन हो जाएगा, 14 दिनों में पूरा कर रहे हैं ना दोनों मिलकर के, तो 3 गुणा 14 कर दो, तो टोटल काम निकल के आ गया कितना, 42। फिर से बता देते हैं, देखो ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, यानी कि अगर ए है और ये बी है, ए किसी कार्य को 1 दिन में कर रहा है तो बी उस कार्य को 2 दिन में करेगा, तो ये टाइम का समय हो गया, दिन का समय हो गया, कार्य क्षमता इसकी जस्ट उल्टी हो जाती है। ठीक है ना, तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। देखो ये ए है, ये बी है, इनकी क्षमता का जो अनुपात है वो कितना है, क्षमता का अनुपात 2:1 है। ठीक है, क्षमता का अनुपात 2:1 है, और समय का अनुपात इनका जस्ट उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो क्षमता का जो अनुपात है उसका समय से गुणा करेंगे तो टोटल हमको वैल्यू निकल के आ जाएगी कि कितना काम है। तो अगर टोटल काम निकालना है, टोटल वर्क निकालना है, तो ये हो गई क्षमता, यानी कि 2 की क्षमता से ये काम कर रहा है, 1 की क्षमता से ये काम कर रहा है, दोनों मिलकर के 14 दिन काम कर रहे हैं, यानी कि 3 की क्षमता से 14 दिन काम हो रहा है, तो टोटल काम हो कितना रहा है, 14 3 42 यूनिट काम हो रहा है टोटल। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि भाई ये बताओ कि ए इस काम को अकेले ए कितने दिनों में कर लेगा, तो 42 यूनिट काम को ए की क्षमता कितनी है, 2 है, 2 की क्षमता से 42 यूनिट काम को ए कितने दिनों में निपटाएगा, 2 का भाग दे दो, 21 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ लेते हैं, ये रहा इसका सॉल्यूशन, आप सॉल्यूशन भी आराम से देख सकते हैं। 35 नंबर देखो क्या कह रहा है, पूरा दिखा देते हैं, यहाँ पर आप ऐसे देख लो, ऐसे देख लो। ठीक है, कह रहे 12 व्यक्ति एक कार्य को 8 दिनों में पूरा करते हैं, 16 व्यक्ति वही कार्य करें तो कार्य पूरा होने में कितने दिन का समय लगेगा। MDH फॉर्मूला सीधे सीधे कर सकते हैं भाई, 12 व्यक्ति किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर रहे हैं, कह रहे हैं 16 व्यक्ति वही काम करें तो कितना टाइम लगेगा, बस काट दो, 8 दूनी 16, 2 से इसको काट दो, 2 छंगे 12, 6 दिन में वो काम पूरा हो जाएगा, सिंपल सा है, MDH फॉर्मूला वाला है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, 36 नंबर देखते हैं। 36 नंबर कह रहा है ए किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, वो 5 दिन कार्य करता है, फिर कार्य छोड़ देता है, शेष कार्य बी अकेला 15 दिनों में करता है, तो बी अकेला अगर उस कार्य को करे तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है, यह आपसे पूछ रहा है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। कहना है कि ए जो है 20 में से 5 दिन काम करता है। ठीक है, ए वैसे पूरा काम 20 दिन में कर सकता था, लेकिन उसने 5 दिन काम किया तो काम बचा कितना, बचा देखो 20 काम करना था, ठीक है, 5 दिन काम किया तो भाई 15 काम बचा है, 15 काम बचा है, टोटल काम 20 था, यानी कि ए ने कितना काम किया है, तो ए ने किया है मतलब ए के करने के बाद में कितना काम शेष बचा है, भाई 5 उसने कर लिया, 15 शेष बचा 20 में से, तो कितना पार्ट शेष बचा है काम का वो देख लो, तो 5 से काटो, 5 तिहाई 15, 5 चौक 20, यानी कि 3/4 काम अभी बचा हुआ है, और इस 3/4 काम को कौन कर रहा है,
जो बी है वो इस 3/4 काम को 15 दिन में अकेले कर ले रहा है। शेष कार्य को बी अकेले कितने दिन में? 15 दिन में कर रहा है। तो चलो बी का निकाल लेते हैं। तो बी इस शेष काम को, यानी कि जो शेष काम है 15 यूनिट जो शेष काम बचा है, 3/4 काम बचा है, 3/4 काम जो बचा है उसको बी अकेले कर रहा है 15 दिनों में। तो 15 दिनों में 3/4 को हम 4/3 लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि काम जो है बी के परिप्रेक्ष्य में इसका उल्टा हो जाएगा। अब इसको काट दो, काटो, जैसा भी ऊपर किया था ना हमने, ऊपर वाले में देखा ना आपने कि समय का इतना भाग ए कर देता है, 1/2 का भाग ए कर देता है, इतने दिनों में करता है। बी इसका 3/4 भाग इतने दिनों में करता है, तो हम उसका उल्टा कर लेते थे, वही काम यहाँ पर किया है। तो अब इसको काट लो, 3×5 = 15 और 5 का 4 में गुणा करेंगे 20 हो जाएगा। तो बी अकेला उस पूरे कार्य को कितने दिनों में निपटाएगा? 20 दिनों में निपटाएगा। फिर से समझा देते हैं, कोई कन्फ्यूजन हो तो फिर से समझा देते हैं। देखो क्या कह रहा है वो, देखो शुरू से देखते हैं। देखो कह रहा है कि ए जो है वो किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता था, ठीक है, लेकिन ए ने 5 दिन ही कार्य किया है। अगर ए ने 5 दिन कार्य किया है और कार्य करके निकल गया, रफू चक्कर हो गया, तो कार्य बचा कितना? ठीक है, तो ए ने कार्य जितना किया उसमें से जितना बचा है ना, उसी बचे हुए कार्य को 15 दिनों में कर रहा है बी अकेला, ठीक है। तो अब बताओ कि बी अकेला उस काम को कैसे करेगा? तो भाई ए ने 5 दिन कार्य किया था, यानी कि 20 में से 5 दिन काम किए तो 15 काम बचा, कितने में से? 20 में से बचा, ठीक है, ये बचा हुआ काम हो गया। तो बचा हुआ टोटल काम कितना बचा है जिसको बी अकेले कर रहा है 15 दिनों में? तो 5 से काटेंगे तो 5 × 15, 5 × 20, ठीक है। ये इतना काम जो बचा हुआ है शेष कार्य को बी 15 दिनों में कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 15 दिनों में बी इस बचे हुए काम को कंप्लीट कर रहा है जो 3/4 है, तो इसको हम 4/3 लिख देंगे, ठीक है। गुणा करेंगे 5 से, 3 से काटेंगे 15 को 5 बार जाएगा, 3 × 5 = 15, 5 × 20 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 37 नंबर पर। 37 नंबर है, ये 10 पुरुष किसी कार्य को 15 दिनों में करते हैं, उसी कार्य को 10 दिन में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त पुरुष लगेंगे, यानी कितने एक्स्ट्रा लगेंगे अगर हमको 10 दिनों में वो कार्य करवाना है। एमडीएस से ही करेंगे। देखो 10 पुरुष किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है, 10 पुरुष किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं, उसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करवाने के लिए कितने पुरुष लगेंगे? तो पहले पुरुष निकाल लो, फिर देखेंगे कितने एक्स्ट्रा लग रहे हैं, ठीक है ना। देख लेते हैं, 1 मिनट। तो 10 पुरुष किसी कार्य को 15 दिन में कर रहे हैं, तो हम ये निकालेंगे कि अगर 10 दिनों में वो कार्य करवाना है हमको तो कितने और पुरुष लगेंगे। तो 10 दिनों में कार्य करवाने के लिए कितने पुरुष लगेंगे, ये देख लो। 10 से 10 को काटा तो भाई 15 पुरुष लगेंगे, लेकिन ये नहीं पूछ रहा, ये कह रहा है कि कितने एक्स्ट्रा पुरुष लगेंगे, कितने अतिरिक्त लोग और लगेंगे। तो पहले कितने लग रहे थे? पहले 10 लग रहे थे, अब 15 लग रहे हैं, तो कितने एक्स्ट्रा लग रहे हैं भाई? पहले 10 लग रहे थे, 15 लग रहे हैं, तो 5 लोग और एक्स्ट्रा लग रहे हैं ना। एक्स्ट्रा ही हमसे पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी 5 हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 38 नंबर देखते हैं। ए और बी एक कार्य को 10 दिनों में, ए और बी कार्य को क्रमशः 10 और 15 दिनों में पूरा करते हैं। यदि वे बारी बारी से कार्य करें और ए शुरुआत करे तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? ठीक है, देख लेते हैं। ए कोई कार्य को 10 दिनों में कर रहा है, बी किसी कार्य को 15 दिनों में कर रहा है। दोनों मिलकर के टोटल काम कितने कर रहे हैं? पहले टोटल काम निकाल लो। तो 10 और 15 का एलसीएम निकलेगा 30, ठीक है। 10 × 3 = 30, 15 × 2 = 30। ये इनका एक एक यूनिट का काम निकल के आ गया। अब कह रहे हैं कि ये जो है बारी बारी से काम करे और ए शुरुआत करे। तो अगर ए शुरुआत करेगा पहले दिन, तो डे वन में ए ने शुरुआत की और ए ने कितना किया? 3 काम कर लिया। डे 2 बी आया और बी ने कितना कर लिया? 2 काम कर लिया, यानी कि 2 दिन में 5 यूनिट काम हो रहा है, ठीक है। टोटल करना कितना हमको? 30 यूनिट काम करना है। तो 5 में अगर 6 का गुणा करेंगे तो 30 हो जाएगा, तो 2 में भी हमको 6 का गुणा करना पड़ेगा। तो 30 यूनिट काम 6 दूनी 12 दिनों में पूरा होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, 39 नंबर देखते हैं। 39 नंबर है, 8 पुरुष एक कार्य को 5 घंटे कार्य करके 20 दिनों में पूरा कर रहे हैं। यानी 8 पुरुष हैं, 5 घंटे कार्य कर रहे हैं, उस कार्य को 20 दिनों में पूरा कर रहे हैं, ठीक है। 10 पुरुष 10 घंटे काम करके उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये आपसे पूछ रहा है। चलो देख लेते हैं, तो काटते हैं। 10 से काटा इसको तो 10 दूनी 20, 2 बार कट गया। 5 से काटा इसको, 5 दूनी 10, 2 बार कट गया। अब ये 2 से ये 2 पूरा कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 8 बिल्कुल निकल के आएगी, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। एमडीएस से इसको निपटा देंगे। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 40 करते हैं, और ये आपका टाइम एंड वर्क का आखिरी प्रश्न होगा। इसके बाद में मेंसुरेशन को उठा लेंगे, ठीक है। लगातार आप लोग कह रहे सर क्वेश्चन कराते नहीं हैं, वो उसका मैथ का नहीं कराते। लो भैया मैथ की वीडियो आ गई है, ठीक है। तो ए किसी कार्य को मतलब क्या कह रहा है, किसी कार्य को करने में ए बी से 2 गुना समय लेता है, सी से 3 गुना समय लेता है। तीनों मिलकर कार्य 2 दिनों में पूरा करते हैं, तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा? चलो देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। देखो पहले इसको छोटा सा कर लेते हैं,
देखो आपने ऑप्शन देख लिए ना, ऑप्शन देख लिए ना, अब सीधे हम सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, किसी कार्य को करने में ए बी से 2 गुना समय लेता है। ठीक है, तो पहले ए बी सी लिख दो, ए बी सी लिख दिया। कह रहा है कि ए जो है वो बी से 2 गुना समय लेता है और सी से 3 गुना समय लेता है। अगर तुम एक लिखोगे, अगर मान लो सी एक है, अगर सी एक लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये मान लो ये हो जाएगा आपका 1.5 और ये हो जाएगा, तब ये 3 होगा, है ना। तो ऐसे में हमको फिर क्या है कि पॉइंट से डील करना पड़ेगा, तो हम पॉइंट डील करने वाला काम करेंगे नहीं भाई, तभी तो ये 3 गुना होगा सी का। कहना ए जो है वो सी से 3 गुना है, अगर सी को 1 मानोगे तो ए 3 हो जाएगा, तो इसका 3 गुना तभी होगा जब बी 1.5 होगा, क्योंकि बी का ये 2 गुना है। तो ये पॉइंट वाला काम हमको नहीं करना है, हम क्या करेंगे, सी को मानेंगे क्या, सी को मानेंगे 2। तो ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर, सी को मान लिया 2, अगर सी 2 है तब ए कितना हो जाएगा, इसका 3 गुना, यानी ए हो जाएगा 6, और ये ए जो है ना वो बी का 2 गुना है, तो बी हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये रेशियो निकल के आ गया, समय का अनुपात आ गया ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर 6:3:2। तो क्षमता का अनुपात निकालेंगे, क्या होगा, क्षमता इसका जस्ट उल्टा होता है भाई, जो समय होता है समय का उल्टा क्षमता होता है। तो ये तो समय हो गया, इसका उल्टा क्षमता निकाल लो। क्षमता के लिए क्या करेंगे, 1 कर देंगे, 1/6, 1/3, 1/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के लिए एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आएगा कितना, 6 आ जाएगा एलसीएम। ठीक है ना, अब सॉल्व करो, जब 6 एलसीएम आ गया तो 6 का 6 में भाग देंगे, 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आ गया। ठीक है, 3 का भाग 6 में देंगे, 2 बार जाएगा तो 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 का भाग 6 में देंगे, 3 बार जाएगा तो ये आपका 3 आ जाएगा। अब इसको क्लैश कर दो। अब हमारे पास में क्षमता का जो अनुपात आ गया वो क्या आ गया, 1:2। तो टाइम का अनुपात ये रहा और क्षमता का अनुपात जो है, क्षमता का अनुपात कितना हो गया, इफिशियंसी का अनुपात 1:2:3 हो गया। अब कह रहे हैं कि अब आप बताओ कि कुल कार्य कितना है, और कुल कार्य है कितना भाई, 2 दिन कार्य कर रहे हैं ना, 2 दिन अगर ये कार्य कर रहे हैं तो क्षमता के हिसाब, क्षमता में दिन का गुणा करेंगे तो टोटल कार्य निकलेगा। क्षमता कितनी निकली, 1:2:3, यानी कि ये क्षमता हो गई, इसमें 2 का गुणा कर दो तो तीनों को जोड़ दो, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 में जब 2 का गुणा करेंगे तो 12, यानी कि टोटल वर्क 12 आ गया है। अब ये कह रहा है कि ए अकेला कितने दिन में इसको करेगा, तो ए वैसे करता कितने दिन में है, ए अकेला, ए की इफिशियंसी कितनी है, ए की इफिशियंसी 1 है, क्षमता 1 है ना भाई, ए की क्षमता 1 है, तो 12 यूनिट काम को ए 1 की क्षमता से करेगा, कितने दिनों में, 12 दिनों में करेगा। 12 कहाँ पर दिया है, वही हमारा आंसर हो जाएगा, ये दिया है 12, ऑप्शन नंबर सी हमारा ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको रिपीट करना हो तो एक बार आप पीछे करके देख लेना। चलो अब शुरुआत करते हैं, प्रश्न नंबर 41 पर चलते हैं, जो मेंसुरेशन की यहाँ से शुरुआत हो रही है। देखिए कह रहे हैं कि एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी की जाती है, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए 2 तरीके हो सकते हैं, एक तो a+b/100 से कर सकते हो, एक हमने आपको बताया था कि अगर ऐसे में हो तो आप इसको जो कह रहे हैं वो दो, पहले वृद्धि हो रही है, लंबाई में 20% वृद्धि हो रही है और चौड़ाई में 10% की कमी हो रही है, तो पहले 20 और 10 की अगर कमी हो रही है तो इनमें पहले माइनस प्लस कर लो, तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, 20 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा, 10 बचेगा प्लस का। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों का गुणा कर लो और 100 का डिवाइड दे दो, तो 20 और 10 का गुणा करेंगे 200 आएगा, 200 में 100 का डिवाइड देंगे तो 2 बचेगा। ठीक है, अब इसी 2 को आप क्या करोगे, इसी 2 को यहाँ से इसका माइनस कर लो। ठीक है ना, जब आप इस जो 2 है इसका आप माइनस करोगे तो ये आपका निकल के कितना आ जाएगा, 10 में से 2 गई 8 निकल के आ जाएगा, और क्योंकि ये प्लस का आ रहा है तो 8 की क्या होगी, वृद्धि होगी। भाई यहाँ पर प्लस का आ रहा है ना भाई, बड़ी संख्या कौन सी है, पहले लंबाई में वृद्धि हो रही है 20 की, तो बड़ी संख्या प्लस की है, तो चौड़ाई 10% कमी हो रही है, तो वृद्धि में क्या होगा, प्लस होगा, तो ये हमेशा वृद्धि आएगी। ठीक है, प्लस का चिन्ह अगर आ रहा है तो वृद्धि आएगी। ठीक है, और नहीं तो आप चाहो तो a+b+ab/100 से भी इसको कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर सॉल्यूशन भी दे रखा है, a+b/100 से दे रखा है हमने, है ना। 42, एक वर्ग का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। तो आपको अगर विकर्ण का सूत्र याद है, हमने कहा था ना आपसे मेंसुरेशन का यही फायदा, अगर आपको सूत्र याद है तो आप उस प्रश्न को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो वर्ग के विकर्ण का सूत्र क्या होता है बताइए, वर्ग के विकर्ण का सूत्र, वर्ग के विकर्ण का सूत्र होता है, मतलब वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र अगर विकर्ण के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो ये होता है 1/2 गुणा विकर्ण का स्क्वायर, 1/2 गुणा विकर्ण का स्क्वायर। तो क्षेत्रफल निकाल लो, कहना एक वर्ग का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल हमको निकालना, तो 1/2 गुणा विकर्ण का स्क्वायर यानी 10 गुणा 10, 2 बार कर लो, 2 से 10 का 10 में भाग देंगे, 5 बार जाएगा, 10 पंचे 50 हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं 43 नंबर की ओर। 43 नंबर देखिए, यदि एक वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर रहे हैं और क्षेत्रफल में आपसे वृद्धि पूछी जा रही है। चलिए, तो मान लो देखो, पहले किसी वृत्त की त्रिज्या कितनी थी, पहले किसी वृत्त की त्रिज्या मान लो 100 थी। ठीक है,
तो इसका वो कितना निकल के आ रहा था, क्षेत्रफल कितना निकल के आ रहा था, पाई आर स्क्वायर होता। पाई को साइड में रखो, आर स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो 100 का स्क्वायर कर दोगे 10 मान लो ना, 100 से बहुत बड़ी हो जाएगी, 10 मान लो। किसी की त्रिज्या पहले 10 थी, उसका हमने अगर क्षेत्रफल निकाला कितना, 10 दाम में 100, तो 100 पाई निकल के आ गया क्षेत्रफल, ठीक है। जब क्या थी, त्रिज्या 10 थी। अब कह रहे हैं 50% की वृद्धि कर दी हमने, तो 10 का 50% कितना होता है, 5 होता है। 5 की वृद्धि करो 10 में तो 15 हो जाएगा। अब 15 का स्क्वायर निकाल दो, 15 का स्क्वायर 225 पाई हो गई, ठीक है ना, 225 पाई हो गई। तो कह रहे हैं प्रतिशत में कितना बढ़ा है, पहले 100 थी अब 225 हो गई, कितना बढ़ा है, 125 बढ़ा है। भाई घटा दो ना, 225 में 100 घटाएंगे 125 आएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 44 देखते हैं, 44 नंबर देखते हैं। 44 नंबर क्या कह रहा है, देखो, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 4 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, √3/4 और भुजा का स्क्वायर है ना, भुजा का स्क्वायर ये होता है, ठीक है। अब कह रहे हैं भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो बस इसको सॉल्व कर लो, √3/4 भुजा का स्क्वायर यानी 4 गुणा 4। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आंसर निकल के आएगा 4/3 यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसको आराम से सॉल्व कर लेना, ठीक है। देखो यहाँ 4 से 4 कट गया, 4√3, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये सॉल्यूशन दे रखा है। 45 नंबर, एक बेलन की आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, एक बेलन की आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। अगर आपको बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र याद है, आप इसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर रहे होंगे। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πRh, क्या रहता है, 2πRh रख दो, 2 गुणा पाई का मान 22/7 हो गया, आर का मान कितना है, आधार की त्रिज्या 7 है तो 7 लिख दिया, एच का मान कितना है 10 लिख दिया, 7 से 7 खत्म, 22 दूनी 44, 44 का 10 में गुणा किया 440, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मेंसुरेशन बहुत आसानी से हो जाता है। अगर आपको सूत्र याद है तो आप मेंसुरेशन में मुश्किल से मुश्किल 2-2 सेकंड में आप प्रश्नों को उड़ा रहे होंगे। कह रहा है कि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है, गोले की त्रिज्या कितनी होगी। अब गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अगर आपको सूत्र याद है, हाँ सर याद है, क्या होता है, 4πr² होता है सर, 4πr² होता है। कह रहे हैं कि इसका पूरा दे रखा है उन्होंने, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र मान दे रखा है 616, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, 4 से काट के देख लो, 4 से कटेगा क्या, देखो 4 एकन 4 और 4 एकन 4, 2 बची 21 हो गई, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 नहीं, ये तो हाँ कट जाएगा, 4 चौको 16, 154 आ गया, ठीक है। अब तो हो गया भैया, अब तो हो गया ना। देखो 4 से हमने इसको काटा तो 154, अब हमारे पास में क्या है, πr² बराबर 154 बचा है, पाई का मान 22/7, ठीक है। अब आर का मान हमसे पूछा, r² का मान पूछा है 154, यहाँ पर लिख देंगे, 22 से काट दो इसको, 22 सत्ते 154, ठीक है, 22 सत्ते 154, तो r² की वैल्यू जो आ गई वो कितनी होगी, 7 गुणा 7, 7 सत्ते 49, यहाँ से r की वैल्यू निकालोगे, इसका अंडर रूट कर लोगे तो 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 46 क्वेश्चन हो गए, चलते हैं 47वें क्वेश्चन की ओर। 47 नंबर, तो 47 नंबर कह रहा है कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5, 4 और 3 मीटर है, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा। तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र आपको याद होना चाहिए। तो दीवारों का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो हम आपको बता देते हैं, पहले आप इसका ऑप्शन देख लो। नहीं कहोगे सर आपने बताया नहीं, ऑप्शन नहीं बताया सर आपने, तो ऑप्शन देख लो, ठीक है। चलो अब हम इसका कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2 गुणा ऊंचाई और मतलब कि दूसरे बॉक्स में ये ऊंचाई हो गई लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, लंबाई प्लस चौड़ाई, ये इसका सूत्र होता है। बस इसमें आप मान रख के इसका आंसर जो है वो आप निकाल सकते हो। तो करके देख लो, 2 गुणा ऊंचाई कितनी दे रखी, 3 दे रखी है, ठीक है, और यहाँ पर गुणा में हो जाएगा 5 और 4, 5 और 4 को जोड़ो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 तिहाई 6, 6 का 9 में गुणा करेंगे 54, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 48 नंबर। 48 नंबर क्या कह रहा है, देखिए, यदि एक घन के प्रत्येक किनारे को दोगुना कर दिया जाए तो उसके आयतन में कितनी वृद्धि होगी। तो इसके लिए आपको घन का सूत्र याद होना चाहिए भैया। घन का सूत्र क्या होता है, घन के वॉल्यूम का सूत्र होता है V बराबर AQ, ठीक है, V बराबर AQ। कह रहे हैं कि पहले जो है ना V का मान 1 था तो इसकी वैल्यू 1 आ रही थी। अब कह रहे हैं कि क्या करें, किनारे को दोगुना कर दो, दोगुना कर दो मतलब 2 कर दो, तो 2 कर दो तो 2 का क्यूब कर दो, 2 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 49 देखते हैं। 49 में 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा। अब अगर आपको अर्धवृत्त के परिमाप का सूत्र याद है तो आप बहुत आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। हम जानते हैं भैया अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है, अर्धवृत्त के परिमाप का सूत्र होता है पाई प्लस 2 इंटू आर। ये अर्धवृत्त के परिमाप का सूत्र होता है। कह रहे हैं कि इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। तो पाई यानी 22/2 प्लस 2 मल्टीप्लाई में क्या है 14। अब इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर हो जाएगा।
तो अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या होगा देखो, एलसीएम लोगे 2 आ जाएगा, 22 प्लस 2 यानी कि 24/2 इंटू 14 हो जाएगा, और 24/2 इसको जो है सॉल्व करने के बाद में आपका 72 इसका आंसर आएगा। आप आराम से निकाल करके देख लेना, 72 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमने डिटेल सॉल्यूशन करके बता दिया आपको। यह अर्धवृत्त का परिमाप होता है, इसमें मान रख करके आप इस तरह से इसका आंसर निकाल सकते हैं। 22 + 14/7 करेंगे तो आपका 36/7 इंटू 14 आ जाएगा, और आप आंसर जो है 72 सेंटीमीटर आएगा। 50 नंबर देखते हैं। एक आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। यदि परिमाप 160 मीटर है तो लंबाई क्या होगी, लंबाई आपसे पूछा है, तो चलिए इसको सॉल्व करके बता देते हैं। हम जानते हैं भाई परिमाप का सूत्र क्या होता है, परिमाप का सूत्र होता है 2l + b। परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 गुणा में l + b। ठीक है, कह रहे हैं कि अनुपात दे रखा है इन्होंने और बोला परिमाप 160, यानी परिमाप जो है वो 160 मीटर है, तो 2l + b, l + b मतलब 5x + 3x बराबर 160। ठीक है, काट दो, 2/16 80 हो जाएगा, 5 और 3 को जोड़ेंगे 8 आ जाएगा, 8x बराबर 80, काट दो, x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। अब क्या उन्होंने पूछा है भैया, पूछ रहे हैं इसकी लंबाई, तो लंबाई क्या है, लंबाई बता रहे हैं 5 है, तो 10 में 5 का गुणा कर दोगे, 50 मीटर लंबाई, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये आपके पूरे 50 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। ये अस्पताल सहायक के कंप्लीट नोट्स हैं, आप देख सकते हैं, जो आपके सिलेबस में दिया गया है वो आपको हमारे कंप्लीट अस्पताल सहायक के नोट्स में देखने को मिल जाएगा। जैसे मैथ में वास्तविक संख्या हो गई, बहुपद और रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण हो गए, अम्ल क्षार हो गया, धातु अधातु हो गई, ये सब आपको मिल जाएगा अस्पताल सहायक के नोट्स में। तो नंबर वही है 7052547003, इस पर व्हाट्सअप करके आप लोग अपने नोट्स से प्राप्त कर सकते हैं, और इसी पर व्हाट्सअप प्राप्त करके आप लोग जो है जेल पैरी के भी नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अस्पताल सहायक का अगला जो पेपर सेट है, पेपर सेट नंबर 2, वो कल आपको देखने को मिलेगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।